हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डोपा प्राइम। तो डोपा प्राइम क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या किया था बेटा, बहुत सारे जो डोपा मैं देता हूँ जिसे मैं डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट कहता हूँ, जिसे मैं बैच में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ। तो ऐसे मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे डोपा कंबाइन कर दिए एक जगह, है ना, और उनमें कुछ बदलाव कर दिए। उसके साथ साथ मैंने उसमें क्या डाल दिए बेटा, आपके जो PYQs थे, बहुत सारे जो PYQs होते हैं आपने इतनी बार कर लिए होते हैं, आपको याद हो जाते हैं। तो मैंने सेम टॉपिक के जो PYQs थे उनमें हल्का सा बदलाव कर दिया, जिसे मैं कह रहा हूं म्यूटेंट PYQ। तो म्यूटेंट PYQ और डोपा को मिक्स करके लगभग हमारे पास 180-200 क्वेश्चन का पर चैप्टर एक असाइनमेंट बनाया है, जिसे मैं डोपा प्राइम कह रहा हूं। डोपा प्राइम के क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस से बहुत मैच करते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप फंस सकते हो। तो इस तरीके से बेटा इसको डिजाइन किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे देंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे पास बैच के अंदर, जैसे हमारे पास जो बैच है जिसे हम मंथन 1.0 2.0 कह रहे हैं, जैसे जैसे बैच के अंदर हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो डोपा प्राइम बच्चों को दे रहे होंगे, तो उसको मैं संकल्प नीट वेदांतु के चैनल पर भी दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है। और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पर दे दूंगा, ताकि आप में से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो सके और उन्हें रियल फील मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। क्लियर है, क्योंकि हम बेटा बैचेस में तो बहुत सारी चीजें इस तरह की दे रहे होते हैं जो हेल्प करती हैं, और हर साल चीजों को बदलना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एग्जाम पैटर्न से पीछे ना रह जाएं। ठीक है, तो आपको फील होगा कैसा क्वेश्चन है। दूसरी चीज क्या है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर मैंने लगभग इस चैप्टर में 185 क्वेश्चन अभी डोपा प्राइम के दिए हैं। मैं एक असाइनमेंट और इसका दूंगा बैच में, जिसमें थोड़ा सा लेवल अप होगा। ठीक है, ये गुड क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपकी थिंकिंग डेवलप करेगा, ये इसका बेनिफिट है। क्लियर है, सही है। कहां मिलेगा असाइनमेंट आपको? संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा, इसका सोल्यूशन मैं कहां दे दूंगा आपको? यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, और जैसे जैसे वो असाइनमेंट आता चला जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में सोचना है हमने फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ये बात कि डीएनए जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। किसी भी डीएनए का फंक्शनल कंपोनेंट, काम करने वाला कंपोनेंट, उसका जीन होता है। आंसर क्या आएगा? जीन आएगा। मतलब क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन समझ में आता है? फंक्शन, किसी भी डीएनए का फंक्शन क्या है? ट्रेट एक्सप्रेस करना। ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होती है? वो होती है बाय जीन। कैसे होती है? बाय जीन, क्योंकि जीन ही क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। सही है, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड आएगा। तो फर्स्ट का मेरे पास थर्ड आ गया। सेकंड क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। एस फेज में पूछा गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास बेटा ई कोलाई प्रोकैरियोट्स है और नोस्टॉक प्रोकैरियोट्स है, ईस्ट हमारे पास यूकैरियोट है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पास आंसर में सी आएगा, क्योंकि जो एस फेज होता है वो हम प्रोकैरियोट्स के लिए कंसीडर नहीं करते। किसके लिए कंसीडर नहीं करते? प्रोकैरियोट्स के लिए कंसीडर नहीं करते। तो सेकंड का मेरे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब जरा अगला क्वेश्चन देखें, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखें बेटा, अमीबा मेरे पास क्या है? यूकैरियोट है। यस, ईस्ट मेरे पास क्या है? यूकैरियोट है। और आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डीएनए रेप्लिकेशन होती है? मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन होती है? आप कहोगे यस सर। पर क्या प्रोकैरियोट्स में एस फेज में होती है? नो सर। सही है, उसको हम लिखते हैं प्रायर टू फिजन। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस नहीं। तो आंसर मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? थर्ड का मेरे पास आ जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, सेल डिवीजन अकर इन। अगर मैं बात करता हूं कि सेल डिवाइड किस में होता है, एक जनरल स्टेटमेंट है, क्या सेल डिवीजन हमारे पास कुछ ही सेल्स में होता है? नहीं, सारे सेल्स में होता है। बैक्टीरियल सेल में होता है, हाँ, इसीलिए हम ऑल सेल करेंगे। वायरस जो है वो सेल नहीं है। तो सेल डिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है, लगभग लगभग सारे ही सेल में होती है। यहां पर कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर परमानेंट सेल में नहीं होती, क्या न्यूरॉन्स में नहीं होती? मैं यहां पर एक जनरल बात कर रहा हूं, क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी प्रकार के सेल्स में डिवीजन होती है? यस, सभी तरह के सेल्स में हमारे पास सेल डिवीजन की प्रक्रिया और प्रोसेस होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इन नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि एक मसल सेल, मसल डीएनए है, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें जो भी डीएनए होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है।
क्योंकि ये कह रहा है कि भाई एक परमानेंट सेल है, मसल डीएनए सेल का मतलब क्या है, ये एक परमानेंट सेल है। तो जो भी एक परमानेंट सेल होगा उसमें डीएनए किस फॉर्म में होता है बेटा, डीएनए होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में। यस, डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। यस, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 का ए आ जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी है, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड कब होता है, जब वो सेल डिवाइड कर रहा होता है। तो एक नॉर्मल सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है उसमें आपको क्रोमेटिन दिखेगा। अब हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन, आपको ये समझना है कि हिस्टोन्स वो प्रोटीन होती है जिस पर डीएनए रैप करता है। अब डीएनए रैप करता है तो क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन के कंडेंस करने से क्रोमोसोम बनता है। अगर हिस्टोन क्रोमेटिन में है तो वो क्रोमोसोम में भी होगी। यस और नो? यस। तो डीएनए हिस्टोन क्रोमेटिन में भी है, क्रोमोसोम में भी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 का डी आ जाएगा। 6 का मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सही है। 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डीएनए गेट डीकंडेंस फॉर द प्रोसेस। डीएनए कौन से प्रोसेस में खुलता है? तो आपको एक बार सेल साइकिल की नॉलेज को लेना पड़ेगा। हमारे पास ये सेल साइकिल है, ये मेरे पास एम है, ये G1 है, ये S है, G2 है। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि डीएनए जो है वो कौन से प्रोसेस में खुलता है, कौन से प्रोसेस में क्या है, खुलता है। ठीक है, कौन से प्रोसेस में खुलता है, ध्यान से सुनेंगे। डीकंडेंस का मतलब होता है खुलना। तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन में खुलता है? हाँ खुलता है। ट्रांसक्रिप्शन में खुलता है? हाँ खुलता है। सेल डिवीजन के वक्त मेरे पास क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम का मतलब वो कंडेंस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर खुलता है। तो G1 फेज में भी ट्रांसक्रिप्शन होती है, G2 फेज में भी होती है, S फेज में क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर फेज में क्वेश्चन आता कि किस फेज में डीएनए खुलता है, तो मेरे पास G1 प्लस S प्लस G2 तीनों में खुलता है। यस, डीकंडेंस होता है। और किस में नहीं खुलता, M फेज में नहीं खुलता, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। क्लियर है यहां पर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। आप देखिए ध्यान से, ये मेरे पास डीएनए है, उसको थोड़ा कंडेंस किया और ज्यादा कंडेंस किया, फिर पूरे कंडेंस में क्रोमोसोम बना लिया। तो डीएनए कम कंडेंस को कहते हैं यूक्रोमेटिन, और ज्यादा कंडेंस डीएनए को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। कई बच्चों को लगता है कि हेट्रोक्रोमेटिन सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म है। नहीं, क्रोमोसोम जो होती है वो भी मेटाफेज का, क्रोमोसोम जो होता है मेटाफेज का, वो सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म होती है। तो मेरे पास 8th का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं 9th एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। डीएनए प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सही है, डीएनए सभी तरह के सेल में होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट 2 है, जीन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। दोनों ठीक है। तो आपको समझना है कि प्रोकैरियोट में भी डीएनए होता है, यूकैरियोट में भी डीएनए होता है। इसमें भी हमारे पास जीन होती है, इसमें भी हमारे पास जीन होती है। तो जीन यहां भी प्रेजेंट है और जीन यहां भी प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। तो 9th का मेरे पास क्या आ गया, सी आ गया। 9th का मेरे पास क्या आ गया, सी आ गया। बोथ 1 and 2 करेक्ट, दोनों हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। अब अगला क्वेश्चन लेंगे, यूक्रोमेटिन। ध्यान से सुने बच्चे, हमारे पास क्या होता है, ध्यान देंगे। हमारे पास ये एम फेज है, ये G1 है, ये S है, G2 है। G1 फेज में क्रोमेटिन होता है यू और हेट्रो, G2 में भी होता है, S में तो डीएनए खुलता है। यहां क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो यूक्रोमेटिन थोड़ा खुला हुआ क्रोमेटिन होता है, हेट्रो कंडेंस होता है। तो मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन किसकी होती है, यूक्रोमेटिन की होगी या हेट्रो की? कौन से डीएनए की होगी, जो थोड़ा खुला हुआ होगा। तो थोड़ा खुला हुआ डीएनए कौन है, यूक्रोमेटिन है। तो यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। सही है। क्रोमोसोम जो है वो सबसे कंडेंस फॉर्म है, एम फेज में दिखता है। अगर क्रोमोसोम बेटा सबसे कंडेंस फॉर्म है और वो एम फेज में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो ये गलत हो गया। इसका आंसर आएगा ओनली S1 इज करेक्ट, ओनली S1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, एस फेज एब्सेंट। अब यहां पर आपने ध्यान से देखना है, आपको यह समझना है कि सेल साइकिल का जो फेजेस हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम फेज जैसी चीजें नहीं लिखते। अब यहां पर ह्यूमन सेल यूकैरियोट है, राइजोपस एक फंजाई है, तो क्या लिखोगे इसे, सर यूकैरियोट है। ईस्ट क्या है, यूकैरियोट है। यहां पर कुछ बच्चे डाउट में होंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा यूकैरियोट कौन सा है। ऐसा डाउट आ सकता है आपको।
आपको बेटा कैसे पता चलेगा? जब आप कुछ चैप्टर्स पढ़ लोगे तब पता चलेगा, अगर आपको अभी नहीं पता है। ठीक है, धीरे धीरे पता चलेगा। तो नॉस्टॉक कैसा है सर? प्रोकैरियोट है, तो उसमें एस फेज नहीं होगा, एस फेज नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट इन। अब देखो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, ये बैक्टीरिया का सेल है, ये इसका डीएनए है, तो क्या इसका डीएनए डबल होता है? हाँ। और वो 2 सेल में डिवाइड भी होता है? हाँ सर, होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स की। यस। तो सवाल ये है कि बैक्टीरिया में एस फेज नहीं होता, पर क्या बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? हाँ, होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट इन, इसमें एब्सेंट नहीं होगा, प्रेजेंट होगा। ह्यूमन सेल क्या है? यूकैरियोट, इसमें तो होगा ही। ईस्ट क्या है? यूकैरियोट। तो इसलिए आंसर यहां पर क्या आएगा? डी। यहां पर आंसर आएगा डी। इन दोनों क्वेश्चन को कनेक्ट करोगे तो आप एक बढ़िया नॉलेज बन जाएगी कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन होती है पर कोई प्रॉपर एस फेज नहीं होता। यूकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्रोमैटिन एब्सेंट इन। क्रोमैटिन किस में नहीं होगा? देखो ये सेल यूकैरियोट है, ये सेल यूकैरियोट है, और ये सेल यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट का डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में नहीं होता। हमें क्या नॉलेज याद करनी है कि प्रोकैरियोट का डीएनए, जो प्रोकैरियोट है उसका डीएनए किसकी फॉर्म में नहीं होता? प्रोकैरियोट्स का डीएनए नॉट इन फॉर्म ऑफ, नॉट इन फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में नहीं होता? नॉट इन फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में नहीं होता बेटा? प्रोकैरियोट का डीएनए नॉट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। डन हो गया। तो 13 का मेरे पास क्या आ गया? ए आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इन ह्यूमन सेल। अब मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन सेल क्या है? सर ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक सेल है, तो डीएनए रेप्लिकेशन किस में होगा? एस फेज में। और अगर ये प्रोकैरियोटिक होता, 14 का क्या आ गया? सी। अगर ये प्रोकैरियोट होता, सही है, तो किस में होता? प्रायर टू फिजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गैप बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज और सेल डिवीजन एम फेज, इसको हम क्या बोलेंगे? G2। तो इसके और इसके बीच का गैप है। अगर मैं इसको डीएनए रेप्लिकेशन यहां लिख दूं, सेल डिवीजन यहां लिख दूं, तो आंसर फिर G1 हो जाता। सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में G1, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बीच में G2। तो 15 का मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 16, एक सेकेंड दो बेटा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास है इंटरफेस नॉट इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व नहीं करता? इंटरफेस नॉट इन्वॉल्व, G1 S G2 M। तो इंटरफेस किसको कहते हैं आप बताओ? M, G1 S G2। तो M फेस को इन्वॉल्व नहीं करते। तो सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा आपसे, है ना? ठीक है। अच्छा, नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल। मेरी बात सुने ध्यान से, क्या ट्रू नहीं है सेल साइकिल के लिए? देखो, अंडर जेनेटिक कंट्रोल यस लिखा है एनसीईआरटी ने। इवेंट कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब किसके बाद कहां होगा? अकर इन यूकैरियोट्स। सेल साइकिल के जो फेजेस हैं वो प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं होते, है ना? एनसीईआरटी का जो पहला पेज आप चेक करोगे, ये कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल है, और ये किसके लिए नहीं होते? प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं होते। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन ईस्ट। ईस्ट क्या है? यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास किस में होगा? 18 का ए, एस फेज में होगा। यस। 19, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज इन ऑल सेल बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट में एस फेज होता ही नहीं है। एम फेज नॉट अकर इन बैक्टीरिया। बेटा एम फेज का मतलब है माइटोसिस, तो माइटोसिस बैक्टीरिया में नहीं होती है। यस, माइटोसिस बैक्टीरिया में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें अलग से डिवीजन बोलते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन या फिजन, हम उसको माइटोसिस नहीं बोलते। 19 का बी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग सेल साइकिल मोस्ट चेंजेस अकर इन एस फेज। ड्यूरिंग सेल साइकिल मैक्सिमम चेंजेस कहां होंगे? एस फेज में होंगे। ड्यूरिंग सेल साइकिल मोस्ट चेंजेस अकर इन एस फेज। सबसे ज्यादा चेंजेस हमारे पास किस में होते हैं? एस फेज में होते हैं। क्रोमोसोम अपीयर इन एम फेज इन ई कोलाई। बताओ, ड्यूरिंग सेल साइकिल मोस्ट चेंजेस अकर इन एम फेज, एस फेज। एक्चुअल में बेटा सबसे ज्यादा चेंजेस एम फेज में होते हैं।
तो ये तो गलत है। क्रोमोसोम अपीयर इन एम फेज इन ई कोलाई, पहली बात ई कोलाई में दिखेंगे नहीं, एम फेज में तो दिखते हैं पर ई कोलाई में नहीं दिखते। तो मेरे पास ये दोनों रॉन्ग है। क्या आ गया? 20 का मेरे पास डी आ गया बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। मेरी बात सुने ध्यान से, आपको ये समझना है कि सेल साइकिल के सारे फेज जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं, तो ऑल आएगा G1 S G2। तो मेरे पास 21 का डी आ गया। 22 क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम इन सेल साइकिल रिक्वायर इन। आपको ये समझना है कि जब हम कोई यूकैरियोट की सेल साइकिल लेते हैं जो 24 घंटे की है, एम फेज लगभग 1 घंटे का होता है, G1 होता है 8 से 12 का, एस फेज होता है बेटा 6 से 8, G2 होता है 3 से 4। सबसे कम समय लेता है एम फेज जो लगभग 5% है, G1 S G2। एनसीईआरटी लिखती है अबव, ये तीनों मिला के अबव 95% है, तो डी आंसर है। अगर G1 बोलते तो G1 सबसे बड़ा है, पर इंटरफेज में ये तीनों आ गए, तो इसलिए आंसर क्या आ गया? 22 का मेरे पास क्या आ गया? डी आ गया। यस, आगे आ जाते हैं। एस फेज रेप्लिकेशन ऑफ। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मेरे पास ये सेल है, ये एम है, ये G1 है, ये एस है, G2 है। एस फेज में किसी भी सेल का सारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, चाहे वो हेट्रोक्रोमेटिन हो चाहे यू क्रोमेटिन हो, सबकी कॉपी बनती है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि एस फेज में सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेट होता, कोई भी डीएनए नहीं छूटता, चाहे वो आप समझ रहे हो यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन सभी तरह का डीएनए रेप्लिकेट होता है। 24 G1 फेज शो ग्रोथ। ग्रोथ हमारे पास G1 फेज में होती है, G2 फेज में भी ग्रोथ होती है क्या? एनसीईआरटी लिखती है कि ग्रोथ लगभग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, रॉन्ग पूछा है, तो ये गलत हो गया, ये आंसर है, ये सी आंसर है ना। एम फेज में नहीं होगी, एस में होगी। सेंट्रियोल प्रेजेंट इन एनिमल सेल इन साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल ऑफ साइटोप्लाज्म के यहां पर मेरे पास सेंट्रियोल होते हैं जो एस फेज में डबल होते हैं, तो 24 का मेरे पास सी आ गया। 25 हिस्टोन गेट डबल इन। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपने ध्यान रखना है, ये एम है, ये G1 है, ये एस है, G2 है। एस फेज में एक तो सेंट्रियोल डबल होते हैं, डीएनए डबल होता है, और एक प्रोटीन है हिस्टोन, वो भी हमारे पास एस फेज में ही बनती है। ये पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन था, वहां पर ऐसी कुछ डिटेल थी। तो 25 का ए एनसीईआरटी में नहीं है ये। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट वेरिएबल टाइम। जब आप ध्यान से देखेंगे सेल साइकिल को, ये एम है, ये G1 है, एस और G2। सबसे ज्यादा वेरिएशन 8 से 12 घंटे की G1 फेज में मिलती है अगर 24 घंटे की सेल साइकिल है। आप समझो ध्यान से, 24 घंटे की सेल साइकिल में सबसे ज्यादा वेरिएशन मुझे किस में मिलती है बेटा? G1 फेज में मिलती है, क्योंकि G1 फेज में ग्रोथ होती है और ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स मुझे कहां से मिलते हैं? आउटसाइड से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर मुझे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम वेरिएबल मेरे पास किस में होगा? G1 में होगा। तो 26 का ए है मेरे पास, 26 का मेरे पास क्या है? ए। 27 नंबर ऑफ सेंट्रोजोम इन G2 फेज। नंबर ऑफ सेंट्रोजोम इन G2 फेज, ये मेरे पास डीएनए हो गया, ठीक है, ये मेरे पास डीएनए हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ सेंट्रोजोम इन G2 फेज। G2 फेज में मेरे पास सेंट्रोजोम का नंबर की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास ये सेंट्रोजोम है, ध्यान से सुने, इनका नंबर कितना होगा आप समझो। तो G2 फेज किसके बाद आता है सर? एस फेज के बाद आता है, एम G1 S G2। तो यहां पर सेंट्रोजोम एक होते हैं, एस फेज में डबल होते हैं, तो यहां सेंट्रोजोम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। तो नंबर ऑफ सेंट्रोजोम कितने आएंगे? 2 आएंगे बेटा। तो 27 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सेंट्रोजोम कब डबल होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में डबल होता है। किसके साइटोप्लाज्म में? एनिमल सेल के। किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। आगे आ जाते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोजोम इन G1 फेज इन प्लांट सेल। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा, मैं सेंट्रोजोम का नंबर एम G1 S G2, G1 में एक सेंट्रोजोम होता है और G2 में कितने होते हैं सेल में? सर 2 होते हैं। पर आपने दिमाग में यह भी रखना है कि यहां प्लांट सेल लिखा है, तो इसलिए 0 होगा। अगर एनिमल लिखते तो मैं क्या लिखता? यहां पर 1 लिख देता, ठीक है। 29 इन ईस्ट सेल एम फेज टेक 50 मिनट। आपको समझना है सेल साइकिल ईस्ट में कितनी है बेटा?
ईस्ट में सेल साइकिल 90 मिनट की है, तो उसमें मेरे पास एम फेज में कितना टाइम लग रहा है सर? 50 मिनट लग रहा है। एम फेज में गलत है, क्योंकि वो उसका 5% होगा। 90 मिनट का 5% 4-5 मिनट होगा। सही। अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C इन G2 फेज इन डिप्लॉयड सेल। देखो, डिप्लॉयड सेल की सेल साइकिल में G1 फेज में 2C है, G2 में कितना होता है? 4C। अगर यही सेल साइकिल हैप्लॉइड की हो, MG1SG2, हैप्लॉइड की सेल साइकिल में अमाउंट ऑफ डीएनए C होता है। किसकी बात कर रहे हैं? हैप्लॉइड की सेल साइकिल में, यस। और डिप्लॉयड में क्या होता है? G1 में 2C होता है। यहां G2 में कितना आएगा? 2C आएगा। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C इन डिप्लॉयड सेल, गलत हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? दोनों गलत है, तो बोथ रॉन्ग। 29 का मेरे पास डी आएगा। बेटा कोई आंसर की में आपको गड़बड़ लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मैं भी आपके सामने ही लाइव सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C इन बोथ ईस्ट एंड ह्यूमन सेल इन G2। अब मेरे हिसाब से ईस्ट जो है मान लो डिप्लॉयड है, तो G1 में कितना होगा? 2C, और G2 में कितना होगा? 4C। ह्यूमन सेल G2 में दोनों में 4C होगा, ये तो ठीक लग रहा है। एस फेज शो रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम क्या है? प्लांट सेल है, तो उसमें तो सेंट्रियोल डबल होता ही नहीं है, तो ये ठीक हो गया। ओनली S1 इज करेक्ट। तो 30 का मेरे पास ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट इन। अब ध्यान से देखें बेटा, मैं एक ग्राफ आपको दिखाता हूं। यहां पर 2C लिखता हूं, यहां पर 4C लिखता हूं। अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज में 2C रहता है, बढ़ता है वो किस में? S फेज में बढ़ के वो 4C हो जाता है। फिर 4C के लेवल पर कांस्टेंट रहता है G2 फेज में, फिर M फेज में घट के वापसी 2C हो जाता है। तो कांस्टेंट किसमें किसमें है? G1 में भी है और G2 में भी है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट है G1 में किस लेवल पर सर? 2C पर। G2 में किस लेवल पर सर? 4C पर। तो बोथ G1 और G2 में क्या है बेटा? वो कांस्टेंट है। यहां पर इंक्रीज कर रहा है और यहां पर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। इक्वेशनल डिवीजन इज। इक्वेशनल डिवीजन किसे कहते हैं बेटा? माइटोसिस को कहते हैं। सही है। फिजन को इक्वेशनल नहीं बोलते, क्योंकि उसमें स्पिंडल फाइबर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये दोनों में स्पिंडल फाइबर इन्वॉल्व नहीं है। स्पिंडल फाइबर नॉट इन्वॉल्व। अगर स्पिंडल फाइबर इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें इक्वेशनल नहीं बोलेंगे। तो 32 का सी आएगा आंसर। 32 का सी आएगा। 33 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इन G2 फेज। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इन G2 फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है। ध्यान से सुने बेटा, क्लियर है? बात हो रही है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की। ध्यान दे। क्लियर है? ध्यान दे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इन G2 फेज। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इन G2 फेज। तो G2 फेज में हमारे पास कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल इन G2 फेज। ठीक है, कितना है बेटा हमारे पास? बताओ, G2 फेज में कितने होंगे क्रोमोसोम? ह्यूमन की बात कर रहे हैं। G1 में कितने हैं सर? 46 हैं। G2 में कितने होंगे सर? क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता, तो G2 में भी मेरे पास कितने आ जाएंगे? 46 आ जाएंगे। तो 33 का मेरे पास ए आएगा। अब मेरी बात सुने ध्यान से देखें। अब मैं यहां पर ये बना रहा हूं सेल साइकिल, या M है या G1 है या S है G2 है। G1 फेज में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होते हैं। G2 फेज में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं, एक और दो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि G1 फेज में 46 क्रोमोसोम है, तो G2 फेज में भी 46 क्रोमोसोम है, पर क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में दो हैं। तो क्रोमैटिड की संख्या, किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा? क्रोमैटिड की संख्या डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 92 हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, G1 फेज में 46 क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम ऐसे हैं। G2 फेज में 46 क्रोमोसोम है, जहां पर हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड हैं। तो क्रोमैटिड G2 में कितना हो जाएगा? 92। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 34 का ए आ जाएगा। 35 माइटोसिस अकर इन। ध्यान से सुने, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने जो पेज नंबर शायद 164 है, वहां पर क्लियरली बताया है
कि डिप्लॉयड सेल में एनिमल में माइटोसिस होती है, एनिमल में माइटोसिस होती है डिप्लॉयड सेल में, यस और नो? ठीक है, डिप्लॉयड एनिमल सेल में माइटोसिस होती है, हैप्लॉयड प्लांट सेल में माइटोसिस होती है, डिप्लॉयड प्लांट सेल में। उन्होंने बोला है कि हैप्लॉयड एनिमल सेल में माइटोसिस नहीं होती, नॉट शो माइटोसिस। एक्सेप्शन में उन्होंने बताया है ड्रोन। यस, देखो उन्होंने बोला है कि प्लांट के केस में हैप्लॉयड में और डिप्लॉयड दोनों में माइटोसिस होती है, एनिमल के केस में माइटोसिस जो है वो हमारे पास कहां तक लिमिट है, एनिमल के केस में वो हमारे पास किस में लिमिट है, डिप्लॉयड में लिमिट है। तो ये तीनों केस में माइटोसिस होती है, इसलिए आंसर क्या आएगा 35 का डी। किस में नहीं होती, हैप्लॉयड एनिमल सेल में। ठीक है, अब देखो क्या पॉसिबल नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, मैं सेल साइकिल बनाऊंगा उससे इसका आंसर करूंगा। विच इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमन सेल विद 46 क्रोमोसोम, भाई जीवन फेज है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूमन सेल विद 46 क्रोमोसोम इन जीवन, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। ह्यूमन सेल विद 23 क्रोमोसोम इन G2, मेरी बात सुनो ध्यान से, यदि कोई ह्यूमन सेल है M, G1, S और G2, यदि वो G2 में है तो इसका मतलब वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर G1 में 23 है तभी तो G2 में 23 होंगे। यदि किसी ह्यूमन सेल में 23 क्रोमोसोम है तो वो कैसा सेल है, सर हैप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड कैसा सेल हो गया, एनिमल सेल। अगर किसी सेल में G2 फेज में 23 क्रोमोसोम है वो तभी पॉसिबल है कि G1 में भी 23 थे, इसका मतलब वो हैप्लॉयड एनिमल सेल था जो कोशिश कर रहा था डिवाइड होने की, ये पॉसिबल नहीं है। हैप्लॉयड एनिमल सेल में माइटोसिस नहीं होती। अब क्या मान लो इसकी बात कर लेते हैं, डिप्लॉयड सेल है ये कैसा सेल है, डिप्लॉयड है, तो क्या G2 में 46 होंगे, हां सर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। ह्यूमन सेल विद 23 क्रोमोसोम व्हेन हैप्लॉयड, अब ये व्हेन हैप्लॉयड का क्या मतलब है, भाई ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम कब होगा, ये सेल है डिप्लॉयड, इसकी मियोसिस कर दो, मियोसिस करके कितने सेल बनेंगे सर, 4 सेल बनेंगे, चारों सेल क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। तो 23 क्रोमोसोम ला सकते हैं मियोसिस के थ्रू, पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बता रही है कि हैप्लॉयड सेल माइटोसिस कर रहा है, जो कि एनिमल में पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, 36 का बी आएगा, 36 का बी आएगा। 37, इफ डिप्लॉयड सेल 2n इज इक्वल टू 24 है, देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एक्स सेल, ये मैंने एक सेल बना दिया, ये मेरे पास M है, ये G1 है, ये S है और G2 है। इफ डिप्लॉयड सेल जिसमें कितने क्रोमोसोम है सर, 2n इज इक्वल टू 24, किसमें है, यहां पे G2 में दे रखे हैं। तो ये भाई G2 में अगर 24 हैं तो G1 में भी कितने होंगे सर, 24 होंगे। गैमेट में कितने होंगे सर, गैमेट में n होते हैं, n मतलब 12 होंगे, तो गैमेट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12, 37 का सी आ गया। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। पॉलन ग्रेन इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन 16, अब सबसे पहले मुझे बताओ, आपको ये पता है पॉलन ग्रेन क्या होता है, सर पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। तो पॉलन ग्रेन में क्रोमोसोम इज 17, इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 17, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, क्रोमोसोम कितने हैं बेटा, क्रोमोसोम की संख्या 17 है हैप्लॉयड में। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन G2, देख मेरी बात सुन, हैप्लॉयड दे रखा है 17, डिप्लॉयड कितना होगा 34, तो G1 फेज में कितना होगा सर 34 क्रोमोसोम, G2 फेज में कितना होगा सर 34 क्रोमोसोम, पर G2 फेज में 34 क्रोमोसोम है तो क्रोमेटिड कितना आएगा, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं, 2, 34 क्रोमोसोम के क्रोमेटिड कितने आएंगे सर 68 आएंगे, तो 38 का ए आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉलन गेन दे रखा है 17, n है, 2n 34, तो डिप्लॉयड सेल जो कि 2n 34 क्रोमोसोम G1 में, तो G2 में भी 34 होंगे, इसका डबल होता है क्रोमेटिड, यस, तो 39 का मेरे पास ए आ गया, 38 का ए आ गया, 39 आ गया। हैप्लॉयड एनिमल सेल, हैप्लॉयड एनिमल सेल नॉर्मली नॉट डिवाइड, सही है ना, स्टेटमेंट है ये। एक्सेप्शन में क्या दे रखा है, सोशल इंसेक्ट, कौन, ड्रोन। माइटोसिस अकर इन डिप्लॉयड प्लांट सेल और हैप्लॉयड प्लांट सेल, ये बात भी सही है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों में होती है, तो मेरे पास ये बोथ करेक्ट है। 40 का कितना, 39 का कितना आ गया,
39 का सी आ गया। क्लियर है? ठीक है। टू एस्टर एंड स्पिंडल फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। टू एस्टर का क्या मतलब है? टू एस्टर, ये देख रहे हो, ये रहा, ये दोनों एस्टर हो गए, और इससे जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं इनको माइटोटिक अपरेटस कह रहे हैं। सही है। टू एस्टर और स्पिंडल को क्या कह रहे हैं? माइटोटिक अपरेटस। सही है। ये सेंट्रोजोम, ये माइक्रोट्यूब्यूल और ये स्पिंडल फाइबर हो गए। तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोजोम मिला के एस्टर बोल रहे हैं, और साथ में स्पिंडल फाइबर। सही है। तो क्रोमोजोम विद टू क्रोमेटिड अपीयर इन प्रोफेज। तो प्रोफेज में जो क्रोमोजोम दिखता है उस पे दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। तो बोथ S1 S2 इज करेक्ट। 40 का सी आएगा। 41, फेज इन विच क्रोमोजोम्स आर इन साइटोप्लाज्म। ऐसा फेज जिसमें क्रोमोजोम मेरे पास साइटोप्लाज्म, क्रोमोजोम कहां होते हैं सर? न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में क्रोमोजोम किस में आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। फिर उस पर स्पिंडल अटैच होते हैं, और उसके साथ साथ वो एनाफेज में भी कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के लास्ट में टूटनी स्टार्ट करती है, मेटाफेज में टूट जाती है, एनाफेज में बनती नहीं है। बनती किस में? टीलोफेज में। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सी आएगा। तो 41 का मेरे पास सी आएगा। 42 आ जाओ। क्रोमोजोम इज फुली कंडेंस। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोजोम दिखते कब हैं, सर प्रोफेज में दिखते हैं। पर फुली कंडेंस, पूरी तरीके से कंडेंस कब होते हैं सर? मेटाफेज में। तो क्रोमोजोम फुली कंडेंस कब होंगे? मेटाफेज में। 42 का ए। स्पिंडल फाइबर फर्स्ट अपीयर प्रोफेज में। मेरे पास ये सेंट्रोजोम है, यस, ये न्यूक्लियस है, यहां से स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पर वो जुड़ते कब हैं क्रोमोजोम से? मेटाफेज में। तो अपीयर होने कब स्टार्ट हो जाते हैं? अपीयर होने कब स्टार्ट हो जाते हैं? प्रोफेज में। तो 43 का ए आएगा। आ जाओ। क्रोमोसोम विद वन क्रोमेटिड, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इधर देखें। क्रोमोसोम विद वन क्रोमेटिड, देखो, फर्स्ट अपीयर इन, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं एम फेज की, एम फेज में प्रोफेज होता है, मेटा होता है। मेटा में कितने क्रोमेटिड हैं? 2। प्रोफेज में कितने हैं? 2। एनाफेज में ये अलग हो जाते हैं। तो पहली बार क्रोमोसोम विद वन क्रोमेटिड, देख लो, ये क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड है। एनाफेज में पहली बार क्रोमोसोम विद वन क्रोमेटिड आता है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? एनाफेज आएगा। 44 का सी आएगा। अब पी प्लांट में 2n इज इक्वल टू 14 क्रोमोसोम दे रखे हैं। अब मैंने क्या किया है, ये पी प्लांट बना दिया ऐसे, ये पी प्लांट बना दिया। पी प्लांट का क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम पर 2 काइनेटोकोर होते हैं, क्योंकि 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं अपोजिट पोल से। तो अगर मेरे पास टोटल क्रोमोसोम 14 है, तो हर क्रोमोसोम पर 2 काइनेटोकोर होने चाहिए, क्योंकि 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे। तो कितने काइनेटोकोर हो गए? 28। कितने आ गए? 28। 45 का ए। बेटा हर एक क्रोमोसोम पर 2 धागे जुड़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो उसके लिए 2 काइनेटोकोर चाहिए आपको। ठीक है, आगे आ जाइए। नंबर ऑफ वी शेप क्रोमोसोम, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ वी शेप क्रोमोसोम बताओ अगर किसी प्लांट में टोटल मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कितने हैं? 2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, इसका सेंट्रोमियर बीच में, ये वी शेप बनाएगा, एक यहां बनाएगा, एक यहां बनाएगा। एक क्रोमोसोम 2 वी शेप बनाता है। यस, यहां कितने मेटासेंट्रिक हैं? बता भाई, कितने मेटासेंट्रिक हैं? सर 2 हैं। कितने हैं? 2। तो कितने वी शेप बनेंगे? वी शेप मेटासेंट्रिक से बनता है। कितने बनेंगे? सर 4 बनेंगे। यस। क्रोमोसोम लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब क्रोमोसोम ने कब अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर दी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट? कब कर दी बेटा, बता, कब कर दी? सर प्रोफेज में कर दी। क्रोमोसोम ने अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर दी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। अरे नहीं भाई, टीलोफेज में करी, क्योंकि क्रोमोसोम वापसी क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 47 का सी आ गया। 48, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन धागा
कब कंप्लीट होता है? मान लो मैं कहता हूं कि क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं? प्रोफेज में। पर वो कंडेंसेशन पूरी कब हो जाती है? मेटाफेज में। पूरी तरीके से कंडेंस कब हो जाता है? कंप्लीटेड बोला है, मेटाफेज में। तो 48 का भी, बहुत सारे बच्चे ए भी मार्क कर देंगे, उनको लगेगा प्रोफेज में। फुली कंडेंस क्रोमोसोम मेटाफेज में दिखता है। सेल प्लेट इज मेड अप ऑफ, आपको पता है प्लांट सेल में हमारे पास ऐसे हार्ड सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये दो न्यूक्लियस हैं। तो सेल प्लेट ये सेंटर से बनती है, किस से बनती है? सेंटर से बनती है। और लेटरल वॉल पे, एनसीईआरटी लिखते हैं लेटरल वॉल पे जाके जुड़ती है। तो 49 का ए आ गया। 50 आ जाओ। सेंट्रीपीटल साइटोकाइनेसिस इज, सेंट्रीपीटल क्या होता है? ऐसी साइटोकाइनेसिस जो बाहर से अंदर की तरफ हो। ये किस में होगी? एनिमल सेल में। इसे ही क्या बोलेंगे? क्लीवेज मेथड। तो सेल प्लेट और प्लांट में होगी नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? 50 का सी। आंसर क्या आ जाएगा? 50 का सी। सही है, क्लियर है। अब जरा ये देखें, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा। ये देखिए, ये मेरे पास कैइजमेटा है। ये लास्ट में कब आता है? यहां तक लास्ट में कब आ गया? ये लास्ट पॉइंट पे ये आता है डायकाइनेसिस में। और डायकाइनेसिस किसका? प्रोफेज 1 का। तो प्रोफेज 1 के डायकाइनेसिस में ऐसा होता है। किस में होता है? डायकाइनेसिस में। यस। और कैइजमेटा दिखता कब है? डिप्लोटीन में। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन अकर थ्रू आउट, ये लाइन लिखी हुई है। प्रोफेज 1 में लैप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन थ्रू आउट होती है। किसमें होती है? लैप्टोटीन में। तो 52 का ए आ गया। 53 क्वेश्चन है, साइनेप्सिस इज विजिबल इन, व्हाट इज साइनेप्सिस? साइनेप्सिस का मतलब है ये रहा, साइनेप्सिस का मतलब है ये जोड़ा। तो साइनेप्सिस कब दिखता है? कब दिखता है? जाइगोटीन में दिखता है। 53 का बी, 53 का बी, जाइगोटीन में मेरे पास क्या दिखता है? साइनेप्सिस दिखता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? साइनेप्सिस हमारे पास कब दिखता है? जाइगोटीन में दिखता है। क्लियर है? क्लियर है, बताइए। सही है, आगे चलते हैं। 54 साइनेप्सिस, देखो एनसीईआरटी ने कहा है कि क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है किसमें? जाइगोटीन में। पर साइनेप्सिस, साइनेप्स्ड क्रोमोसोम बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल होते हैं उसकी नेक्स्ट स्टेज में। 54 का सी, पेज पे ट्राई देखो एक बार आराम से। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जैसे ये क्रोमोसोम है, इनको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स जोड़े रखता है, उस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये डिसॉल्व होना कब स्टार्ट होता है? डिप्लोटीन में। इससे क्या होता है? क्रोमोसोम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। क्लियर है? क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जा रहे होते हैं। 50 का डी, यस। अब आ जाओ 56, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड समझें, ये देखिए, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ठीक है, और एक मैंने ये बना दिया, ठीक है। अभी तो ये आइडेंटिकल है, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ये क्या हो जाते हैं? सर ये नॉन आइडेंटिकल हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? ये और ये दोनों नॉन आइडेंटिकल है मियोसिस में, मियोसिस 1 के पैकेटीन में। आइडेंटिकल कब सेपरेट होते हैं? आइडेंटिकल कब होते हैं? जब माइटोसिस का एनाफेज होता है। तो माइटोसिस के एनाफेज में आइडेंटिकल अलग होते हैं। लेकिन अगर मियोसिस का होगा, मियोसिस वाला, मियोसिस का जो होगा उसमें ये कौन से होंगे? नॉन आइडेंटिकल। तो मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में नॉन आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन आइडेंटिकल। यस और नो? सोचो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर यहां पे? 56 का डी। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहां एक्टिव होता है? सर पैकेटीन में। तो 57 का मेरे पास सी आ जाएगा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहां होता है बेटा? कहां होता है? ये मेरे पास डी आ गया। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहां एक्टिव होता है? ये। अब आ जाओ, क्रोमोसोम पेयर स्टार्ट टू सेपरेट। इधर देखो, ये क्रोमोसोम पेयर है, इसके बीच में ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। इसको डिसॉल्व करते ही ये दोनों ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो क्रोमोसोम पेयर स्टार्ट टू सेपरेट,
किसमें सेपरेट हो रहा है, क्रोमोसोम पेयर किसमें सेपरेट हो रहा है, जोड़ा कब सेपरेट हो रहा है, कब हो रहा है, जब ये डिसॉल्व होगा। तो 58 का डी डिप्लोटीन में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। 59 मियोसिस अकर इन बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल, गलत है। मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है। मियोसिस ऑलवेज अकर टू फॉर्म गैमेट्स, ये भी गलत है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास ये जाइगोट है और ये जाइगोट एल्गी का है। एल्गी के जाइगोट में मियोसिस जब होती है ना, तो मेरे पास क्या बनता है, स्पोर बनता है। क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं। अगर मैं एनिमल की बात करूं तो ह्यूमन में हमारे पास टेस्टिस और ओवरी की अगर हम बात करें, टेस्टिस या ओवरी की, उसमें मियोसिस से गैमेट बनते हैं। मियोसिस से क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। इसका मतलब मियोसिस गैमेट भी बना सकती है और स्पोर भी बना सकती है। तो इसमें लिखा है ऑलवेज, हमेशा गैमेट बनाएगा, गलत है। तो मेरे पास क्या आ गया, 59 का डी आ गया। क्या आ गया, डी आ गया। अब आ जाते हैं 60। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट हैप्लॉइड ही होते हैं। गैमेट्स आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मेरे को थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, मेरे पास ये आपके पास प्लांट है जो घर के बाहर मिलते हैं। वहां पर ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर एक सेल होता है जिसे आप कहते हो पॉलन मदर सेल। ऐसा सेल डिप्लॉयड होता है। इसकी मियोसिस से मेरे पास 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, मियोसिस से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से, इस माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से मेरे पास 2 सेल बन गए। छोटे वाले को कहते हैं जनरेटिव सेल, बड़े वाले को वेजिटेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल की माइटोसिस से मेरे पास बन गए मेल गैमेट। तो मैंने यहां पर देखा कि माइटोसिस से मेल गैमेट बन गया है, और ये प्लांट्स में होता है। तो प्लांट्स में गैमेट माइटोसिस से बन सकते हैं हैप्लॉइड सेल की, क्योंकि वहां होती है। एनिमल में गैमेट्स हमेशा मियोसिस से बनते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, यहां दिखाया मैंने, ह्यूमन में क्या है बेटा, मियोसिस से गैमेट बन रहे हैं। तो एनिमल में मेरे पास मियोसिस, तो गैमेट्स कैन बी प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस किसमें, इन सम प्लांट्स, या बेसिकली प्लांट्स ही लिख लो, प्लांट्स में। तो मेरे पास ये दोनों करेक्ट है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं सर गलत है, नहीं, मियोसिस से स्पोर भी बनते हैं, गैमेट भी बनते हैं। आ जाओ 61। डबल मेटाफेजिक प्लेट किसमें दिखती है बेटा, मेटाफेज 1 में, जहां पर क्रोमोसोम का जोड़ा इस तरीके से लग जाता है, एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे। तो डबल प्लेट दिखती है, किसमें दिखती है, मेटाफेज 1 में। तो 61 का ए। जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, मैंने आपको ये बताया भी था। मैंने कहा था कि एक ये है मेरे पास और मान लो एक ये है। यस, अब ये देखो ध्यान से आप, मेरे पास ये देखो ध्यान से, ये जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल हो गए। और ये किसकी वजह से हुए, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड, मान लो यहां ए जीन थी, यहां स्मॉल ए थी, तो यहां क्या होनी चाहिए, कैपिटल ए, पर यहां क्या आ गई, स्मॉल ए, और यहां क्या आ गई, कैपिटल ए। तो ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हो गए। तो नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड कब बनते हैं मियोसिस में, कब बनते हैं भाई, मियोसिस के प्रोफेज 1 में। कहां बनते हैं, प्रोफेज 1 में। और वो अलग कब होते हैं बेटा, नॉन आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म इन मियोसिस बनते कब हैं, पैकेटीन में। 62 का बी बनते कब है, पैकेटीन में। कैसे बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर से। कैसे बनते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर से। यस। 63 1 क्रोमोसोम विद 2 स्पिंडल फाइबर। एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, ये रहा, एक क्रोमोसोम विद 2 स्पिंडल फाइबर। एक ये रहा, एक ये रहा। एक क्रोमोसोम विद 2 स्पिंडल फाइबर, समझो किसमें दिखेगा, एक तो इसमें दिख सकता है माइटोसिस के मेटाफेज में, दूसरा मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान दे बेटा, ये माइटोसिस का मेटाफेज है, यहां पर एक क्रोमोसोम पे 2 धागे होते हैं। ये मियोसिस का मेटाफेज 1 है। यस, इसमें पेयर पे 2 धागे होते हैं। फिर मियोसिस 2 का जो मेटाफेज 2 होता है
उसमें एक क्रोमोसोम पर दो धागे होते हैं, तो एक क्रोमोसोम पर दो धागे दो जगह दिखेंगे, मेटाफेज मेटाफेज टू। तो आंसर क्या आएगा सर? डी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन हैप्लॉइड नॉट इन डिप्लॉइड? ऐसी कौन सी डिवीजन है जो हैप्लॉइड में होगी डिप्लॉइड में नहीं होगी? माइटोसिस तो दोनों में होती है और मियोसिस तो सिर्फ डिप्लॉइड में होती है। अब आपको ये समझना है कि मियोसिस 2 किस में होती है। आप सोचो, मियोसिस 2 कब होती है? जब क्रोमोसोम ऑलरेडी हैप्लॉइड हो चुके होते हैं। आपको याद है कि अगर मुझे ये जोड़ा अलग करना है, देख बेटा, अगर ये पेयर अलग करना है ऐसे, तो एक इधर चला गया एक इधर चला गया। फिर मुझे सिस्टर क्रोमेटिड अलग करने होते हैं, ये समझ में आ रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड ये कब करते हैं हम? मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 2 हमेशा हैप्लॉइड में होती है। हमेशा किस में होगी? हैप्लॉइड में। 64 का बी आ गया। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन डिप्लॉइड नॉट इन हैप्लॉइड? भाई कौन सी ऐसी डिवीजन है जो डिप्लॉइड में होगी हैप्लॉइड में? मियोसिस। मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है सिर्फ किस में होती है? डिप्लॉइड में। स्पोर प्रोड्यूस बाय मियोसिस आर। अब मेरे पास मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉइड है, अगर मुझे इससे स्पोर बनाने तो कैसे बनेंगे? मियोसिस से। क्योंकि स्पोर कैसे होते हैं बेटा? स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड स्पोर कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? मियोसिस से। अगर कोई चीज मियोसिस से बनेगी तो क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी सर? नॉन आइडेंटिकल होगी। तो हैप्लॉइड है और जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल है। मतलब अगर मियोसिस से 4 स्पोर बने हैं तो वो चारों स्पोर जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल है, क्योंकि मियोसिस क्या देती है? वेरिएशन देती है। यस, नेक्स्ट आ जाओ। रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प इन, किस में हेल्प करता है सर? क्रॉसिंग ओवर में। किस फेज में काम करता है? पैकेटीन में। अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल इन गैमेट ड्यूरिंग। अब मेरी बात सुनने ध्यान से। आपको पता है कि मियोसिस 1 के इस वाले फेज में, मेटाफेज 1 में ऐसे जोड़ा लगा रहता है। अब इसमें से आधे क्रोमोसोम ऊपर आधे क्रोमोसोम नीचे, ठीक है? हाफ क्रोमोसोम ऊपर हाफ क्रोमोसोम नीचे। अगर ये पूरा का पूरा जोड़ा ऊपर चला जाए, इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो ये कब होता है? एनाफेज 1 में। कब होता है? एनाफेज 1 में। और एनाफेज 1 में क्या होती है? नॉन डिसजंक्शन। इसलिए आंसर क्या आएगा? 68 का सी। गैमेट में अनइक्वल क्रोमोसोम कैसे बनते हैं? जो जोड़े लगते हैं ना एनाफेज 1 में, पूरा का पूरा एक जोड़ा ऊपर चला जाए तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा या कम आ जाएगा नीचे वाले में। सही है? तो 68 का क्या आ जाएगा? सी आ गया। 69 मियोसिस 1 इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। मियोसिस 1 क्या कर रही है? मियोसिस 1 सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर रही है। मियोसिस 1 क्या कर रही है? मियोसिस 1 इस सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर रही है? नहीं, गलत है। गलत है, क्योंकि वो किसको सेपरेट करती है? होमोलोगस पेयर को। ये गलत हो गया। मियोसिस 2 हैप्लॉइड सेल नॉट फॉर्म, गलत। मियोसिस 2 के बाद भी जो सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं। 69 का डी। आफ्टर मियोसिस 1 अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C। मियोसिस 1 के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? 2C है। क्लियर है? अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? 2C है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है हमारे पास? 2C है। आफ्टर मियोसिस 1 अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है? 2C है। आफ्टर मियोसिस 1 अमाउंट ऑफ डीएनए 2C होगा। देख लेते हैं, ये सेल है जिसमें मियोसिस होने वाली है, 4C है। जो ये दो सेल बनते हैं ना जिसमें एक जोड़ा अलग हो जाता है, तो आधा हो गया ना क्रोमोसोम। मान लो 46 थे तो 23 चले गए। अगर 23 क्रोमोसोम का, ध्यान से सुन, 46 क्रोमोसोम का अमाउंट 4C है, G2 का सेल है, तो मियोसिस 1 के बाद ये 2C और 2C हो जाएगा, और मियोसिस 2 के बाद क्या हो जाएगा? C और C। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C सही है। मियोसिस 1 अमाउंट ऑफ डीएनए इज C गलत है। आफ्टर मियोसिस 1 गलत है। मियोसिस 1 के बाद 2C होता है। ओनली S1 इज करेक्ट। तो 70 का ए आ गया। नंबर ऑफ पॉलन डेवलप फ्रॉम 5 मियोसिस। मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे पास ये एक पॉलन मदर सेल है। पॉलन मदर सेल की मियोसिस से कितने वो बनते हैं? माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। हर माइक्रोस्पोर कितने पॉलन बनाता है? एक पॉलन ग्रेन बनाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर और पॉलन? पॉलन में एक से ज्यादा सेल होते हैं बेटा, है ना, और वो माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से बनता है। तो पॉलन मदर सेल की मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर और हर एक पॉलन बनाता है। तो मुझे क्या कितनी मियोसिस करनी है? 5। 1 से 4 बनेंगे तो 5 से कितने बन गए? 20।
तो टोटल पॉलन कितने बन गए 20, 71 का बी आ गया। स्ट्रक्चर डिसअपियर ड्यूरिंग मियोसिस, सॉरी माइटोसिस में कौन सा स्ट्रक्चर, देखो माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर नहीं करते बिकॉज सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा होता है, नहीं, क्रोमोसोम तो दिखता है, डिसअपियर नहीं होता। क्या डिसअपियर होगा, 72 का ए, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा। आ जाते हैं ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, मेरी बात सुनो, व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? इंटरकाइनेसिस क्या है, हमारे पास ये G1 है, SG2 है, और यहां पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, इसे मैंने इंटरकाइनेसिस बोला है। इंटरकाइनेसिस एक ऐसी डिवीजन है, एक ऐसा गैप है जिसमें डीएनए डबल नहीं होता, पर क्योंकि मुझे 2 सेल बन गए, देख ये एक सेल था, इससे मियोसिस 1 से 2 सेल बन गए, एक सेंट्रोसोम यहां चला गया, एक सेंट्रोसोम यहां चला गया, अब इसकी मियोसिस 2 करनी है तो एक एक सेंट्रोसोम चाहिए, तो सेंट्रियोल डबल इन, और सेंट्रियोल डबल कहां होगा, डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में ही होगा। भाई पहले कहां हुआ था, साइटोप्लाज्म में होता, यहां भी कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल? ऐसे आर्म्स आपस में ऐसे लिपटी रहती हैं, ये मुझे कहां विजिबल होते हैं, ये विजिबल होंगे जिस सेल में मियोसिस हो रही होगी। अब क्या इसमें मियोसिस होती है, एपिकल मेरिस्टेम नहीं, माइटोसिस। स्पर्म मियोसिस का प्रोडक्ट है बेटा, स्पर्म क्या है, प्रोडक्ट है, हैप्लॉइड सेल है, इसमें मियोसिस थोड़ी होगी। स्किन सेल डिप्लॉयड है, पर ये सोमैटिक सेल है। देख ये प्लांट का नॉर्मल सेल है, ये ह्यूमन का नॉर्मल सेल है जिसमें मियोसिस नहीं होती। मियोसिस से ये बनता है, स्पर्म आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, 74 का डी। यहां क्या आ रहा है, 73 का सी। नेक्स्ट, विच इज कॉमन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर डिवीजन से, ये दोनों में होगा। डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस, ये गलत है। आरएनए इन ईआर, ये तो होता ही नहीं है, ऑल गलत हो गया बेटा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन तो सेल डिवीजन से पहले होगा ही ना, बस ये फर्क है कि एक में एस फेज में हो रहा है, एक में कहीं और हो रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ इन, माइटोसिस में तो होंगे नहीं, बाइनरी फिजन में तो क्रोमोसोम ही नहीं दिखते, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अगर आपको याद हो, ये एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस 1 के बाद कितने कितने क्रोमोसोम आ गए, 23। मियोसिस 2 के बाद भी तो 23 हैं, तो मियोसिस 2 में तो होते ही नहीं, तो यहां आंसर क्या आएगा, मियोसिस 1, 76 का सी। 77, डिप्लोटीन कैज़मेटा विजिबल है। डिप्लोटीन में क्या विजिबल है बेटा, कैज़मेटा विजिबल है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन, अच्छा डिप्लोटीन में कैज़मेटा दिखेगा, रॉन्गली मैच पूछा है, हाँ दिख जाएगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में दिखेगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा बेटा डायकाइनेसिस में होता है, होमोलोगस पेयर जाइगोटीन में दिखेगा। यस, आगे आ जाते हैं। 78, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में एक क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर होते हैं, वो माइटोसिस के मेटाफेज जैसा होगा क्योंकि एक क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर होते हैं, 78 का ए। ठीक है, विच इज सर्कुलर, बैक्टीरियल डीएनए, यस बैक्टीरिया का डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है, ऐसे सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड भी सर्कुलर है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी, ये सारे सर्कुलर डीएनए होते हैं। लीनियर डीएनए किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स के कहां पर, न्यूक्लियस में। यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में कैसा डीएनए होता है, लीनियर। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लाज्मिड बैक्टीरिया का क्या होता है, इसमें होता है। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब स्टार्ट होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होगी, उसके अगले स्टेज में क्या है वो, डिप्लोटीन। तो यहां पर डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, तो 80 का ए आ गया। 81, डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मुझे यहां पर बैक्टीरिया चाहिए, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है। मिथेनोजन बैक्टीरिया है, स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 81 का डी। असेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर को कौन सा मिनरल असेंबल करवाता है, कौन सा मिनरल है, कैल्शियम। बेटा पहले मिनरल न्यूट्रिशन में दिया हुआ था कि कैल्शियम जो है स्पिंडल फाइबर की असेंबली में हेल्प करता है, वो चैप्टर हट गया, पर क्या उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, जा सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम स्पिंडल इक्वेटर, देख जल्दी से, मेरे पास एनाफेज में ये क्रोमोसोम, ये स्पिंडल इक्वेटर है, ऐसे मूव अवे कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। देख ये क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर ये हो बेटा, स्पिंडल इक्वेटर से मेरे पास क्रोमोसोम क्या है, दूर जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम जब दूर जा रहे हैं तो उस फेज को क्या कह रहे हैं, 83 का बी आएगा, एनाफेज। नेक्स्ट,
विच इज नॉट ट्रू फॉर माइटोसिस। देख बेटा, माइटोसिस में क्या होता है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, देख ध्यान से सुनियो, ये मेरे पास एक ये न्यूक्लियस है, इसका वॉल्यूम मान लो 5, साइटोप्लाज्म का मान लो 10। जब ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो डिक्रीज कर जाती है, और जब ये डिवाइड करता है तो ये रेशियो बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो वापसी बढ़ जाती है जब डिवाइड। देखो यहां ये 5/10 है, यहां ये क्या हो गया, ये मान लो 20 है और ये 5 है, तो 5/20 डिक्रीज हो गई ना रेशियो ग्रोथ होने से। और ग्रोथ कब होती है, ग्रोथ कब होती है, जीवन फेज में। कब होती है, जीवन फेज में, यस। तो माइटोसिस में ये रेशियो वापसी 5 किसका क्या है बेटा, 5 न्यूक्लियस का वॉल्यूम है और 10 किसका है, साइटोप्लाज्म का। तो 5/20 से 5/10 बढ़ गई ना रेशियो। हेल्प इन रिपेयर, यस। जेनेटिकली आइडेंटिकल, यस। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस के लिए वर्ड है, किसके लिए है, मियोसिस के लिए। तो आंसर आएगा 84 का डी। 85, स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होता है क्रोमोसोम में, कौन से फेज में, मेटाफेज में। मेटाफेज में काइनेटोकोर पर आकर लगता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 85 का डी आ जाएगा। ईस्ट सेल का एम फेज, देखो ईस्ट की सेल साइकिल कितने टाइम की होती है, 90 मिनट की। तो इसका एम फेज क्या होगा, लगभग 5%, 4 मिनट 5 मिनट ऐसे। तो मेरे पास ये ज्यादा ठीक है बेटा एम फेज के लिए, 5 से 6 मिनट। 86 का सी है ना, सही है, ठीक है। आगे आ जाओ। इंटरफेज नॉट इन्वॉल्व, भाई सेल साइज इंक्रीज होता है, जीवन फेज है, ग्रोथ होती है, यहां सर होती है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में, ऑर्गेनल्स डबल होती है G2 में, कर लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें, मेटाफेज में टूटती है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 87 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 88, गैप बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बीच में गैप, ये एम फेज है। एम में मेरे पास कैरियो और साइटो दोनों होती है, उस गैप को कहते हैं, कोई नाम ही नहीं है उसमें। तो 88 का डी आएगा। मैक्सिमम ग्रोथ किस फेज में होती है बेटा, जीवन फेज में। सेल सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे पास जीवन फेज में करता है, यस। सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में करता है, जीवन फेज में। नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है ना, उसमें हमारे पास नॉट अकर इन प्रोकैरियोट। देखो डीएनए रेप्लिकेशन तो होती है, सेल ग्रोथ भी होती है, सेल डिवीजन भी होते हैं, फेजेस नहीं होते। तो 90 का हमारे पास बी आ जाएगा, सही है। 90 का क्या आ जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मियोसिस अकर इन, देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है आपको, आप ध्यान से सुने। सॉरी, मियोसिस हमेशा कब होती है, जब इवन नंबर हो, मतलब डिप्लॉइड हो, टेट्राप्लॉइड हो, हेक्साप्लॉइड हो। तो यहां पर हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड में नहीं होगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, 91 का ए आ जाएगा। मैं इसका कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं कि मियोसिस या तो 2n में होगी, 4n में होगी, 6n में होगी। इवन नंबर चाहिए मुझे, है ना, क्या चाहिए, इवन नंबर, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ किस में होता है, ध्यान से सुने बेटा। देखो सबसे पहले माइटोसिस में नहीं होता, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, मियोसिस 1 में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। आपने पढ़ा है ना, ये जो पेयर होता है ये अलग कब होता है, ये मियोसिस 1 में अलग होता है, यस। मियोसिस 2 में क्या होता है, इसके सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, यस। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, बी। तो 92 का बी आ गया। 93 मेरे पास है बेटा, 93 मेरे पास है, क्लियर है। ध्यान से देखेंगे, 93 है मियोसिस अकर इन लाइफ साइकिल ऑफ, किसमें होगा, ध्यान से सुने। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, सही है, अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, क्या हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो, अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो उनमें मियोसिस होगी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या मियोसिस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होती है, बिल्कुल होती है। अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जैसे एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो फ्यूजन करेगी, अगर वो फ्यूजन करेगी तो मियोसिस भी होगा। तो मियोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है, बस उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फ्यूजन कर रहा है तो मुझे मियोसिस करनी होगी गैमेट को मतलब हाफ करने के लिए, नंबर क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए। तो 93 का मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन, ध्यान से सुने बेटा,
क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है ना वो मियोसिस में होती है। मियोसिस 2 में तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। मैं क्या लिखूंगा, मियोसिस या मियोसिस 1 लिख सकता था। तो 94 का मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। पेयरिंग होती है जाइगोटीन में जो मियोसिस के मियोसिस 1 का पार्ट है। तो बेस्ट क्या है, मियोसिस। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर, अब चाहे होमोलोगस लिखो या क्रोमोसोम लिखो, वो मेरे पास जाइगोटीन होगा। यस, देखो जो क्रोमोसोम पेयर करते हैं उसको होमोलोगस हम बोल देते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड शो एक्सचेंज। देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये हो गई, ये और ये कब एक्सचेंज शो करेंगे, पैकेटीन में। कब शो करेंगे, पैकेटीन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। यस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेज। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नॉट ट्रू। क्या ट्रू नहीं है, क्या ट्रू नहीं है, क्या ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, एनसीईआरटी चेक करिए, दिखता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, यस। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग, यस। डिसॉल्व इन डायकाइनेसिस, ये गलत है। ये डिसॉल्व कब होता है बेटा, ये डिसॉल्व होता है डिप्लोटीन में। कब डिसॉल्व होता है, डिप्लोटीन में। और जब ये डिसॉल्व हो जाता है ना, जब ये बीच में था डिसॉल्व हो जाता है, तो क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आंसर इसका 97 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 98 मेरे पास है डायकाइनेसिस इन्वॉल्व। डायकाइनेसिस में क्या होता है बेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमेटा होता है, ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपीयर होते हैं, ये सब आएगा। क्योंकि जो बचे हुए चेंजेस होते हैं प्रोफेज के, वो सब डायकाइनेसिस में होते हैं। कहां होते हैं बेटा, डायकाइनेसिस में होते हैं। क्लियर है, सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 99, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व। क्या होगा, ध्यान से सुनिए बेटा। मेटाफेज 1 में ये क्रोमोसोम इस तरीके से लगे होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये डबल मेटाफेजिक प्लेट है। यस, तो सिंगल मेटाफेजिक प्लेट नहीं होगा। क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है। क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, वो एनाफेज में होता है बेटा। वो किस में होता है, एनाफेज 1 में होता है। तो जो इसका आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, नन आएगा। तो 99 का डी आएगा। यस, नेक्स्ट ले लेते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, दो क्रोमोसोम के बीच में ये जो एक्सचेंज हुआ ना, क्रॉसिंग ओवर, इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये हमारे पास कहां हो रहा है, पैकेटीन में हो रहा है। तो 100 का सी आएगा हमारे पास। 101 है सिस्टर क्रोमेटिड विच इज नॉन आइडेंटिकल। ये ध्यान दें बेटा, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल हैं और ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, यस। अब मैंने ये इसको किस पे जोड़ दिया है, ये उस पे जोड़ दिया है। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये चीज हो जाएगी बेटा, ध्यान से सुने। अब ये चीज हो जाएगी हमारे पास कि जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो नॉन आइडेंटिकल हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद। ये आप देख रहे हो, ये सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं कौन से, मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं कब, क्रॉसिंग ओवर के बाद। यस, तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है, प्रोफेज में। यस, ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड विच इज नॉन आइडेंटिकल। अब देखो एनाफेज 1 में आप किसको सेपरेट करते हो, इस जोड़े को सेपरेट करते हो, और एनाफेज 2 में आप सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करते हो। तो आंसर क्या आएगा, एनाफेज 2। आप सोचो जरा, अगर यहां पर लिखा होता आइडेंटिकल तो आप माइटोसिस का एनाफेज लिखते, लेकिन यहां पर लिखा है नॉन आइडेंटिकल, तो आप किसका एनाफेज लोगे, किसका एनाफेज लोगे, मियोसिस का। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं। और सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होते हैं सर, एनाफेज किसमें, 2 में। तो आंसर इसका ए आएगा। काइनेटोकोर कहां होता है, सेंट्रोमियर पे होता है। कहां होता है बेटा, सेंट्रोमियर पे। तो 102 का ए आ गया। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्रोमोसोमल फाइबर किसे कहते हैं। नॉर्मली ये तुम्हारी एनसीईआरटी में है तो नहीं। क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं जो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। तो क्रोमोसोमल फाइबर एक स्पिंडल फाइबर है। हाँ, स्पिंडल फाइबर जो अटैच ऑन क्रोमोसोम। आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ स्पिंडल फाइबर आर पार चले जाते हैं, तो वो क्रोमोसोमल फाइबर नहीं है, पर स्पिंडल फाइबर तो है। तो इसका 103 का डी आ जाएगा। 103 का मेरे पास क्या आ गया, डी आ गया। 104 की बेटा बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विजिबल इज 92 इन फेज ऑफ डिवीजन इन ह्यूमन सेल। कौन से फेज में मेरे पास क्रोमोसोम की संख्या 92 दिखेगी, कब, कोई ऐसा फेज होता है, ध्यान से सुने। एना फेज में क्या होता है बेटा, ये जो क्रोमोसोम है ना, एना फेज में क्या होता है, जब ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। तो मान लो ये 4 क्रोमोसोम है, तो टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए एना फेज में
कुछ टाइम के लिए क्रोमोसोम ये 4 हैं तो ये 8 हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो एनाफेज एक ऐसी फेज है पूरी सेल साइकिल में, हम यहां पर G1 लिखते हैं, एस लिखते हैं, G2 लिखते हैं, एम लिखते हैं। एम फेज के अंदर एनाफेज एक ऐसी फेज है जहां पर टेम्पररी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूटती है बेटा। आप अर्ली प्रोफेज नहीं लिख सकते, लेट मेटाफेज भी नहीं लिख सकते, मेटाफेज की शुरुआत में होता है। ये पहला इवेंट है। यस 105 लिखा था यहां पे, 105 106 शॉर्टेस्ट क्रोमोसोमल फाइबर, यहां से सुने ध्यान से। अब ये क्रोमोसोमल फाइबर यहां से ये लॉन्गेस्ट है, अब ये अलग हो जाएंगे एनाफेज में। तो ऐसे शॉर्टेस्ट कब होंगे, एनाफेज के लास्ट में। मतलब जब ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये वाला जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्रोमोसोमल फाइबर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो एनाफेज के लास्ट में ये शॉर्टेस्ट होंगे बेटा। अब आ जाओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज। देखो पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम होते हैं, मैं मेटाफेज कर रहा हूं माइटोसिस का, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस मेटाफेजिक प्लेट पे 14 ही लगेंगे। यस कितने लगेंगे, 14। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर, मान लो मैंने ऐसे 14 क्रोमोसोम लगा दिए, हर क्रोमोसोम पर 2 धागे हैं, तो क्रोमोसोमल फाइबर मेटाफेज में कितने होंगे बेटा, मेटाफेज में अगर मेरे पास 14 क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम पर 2 धागे, तो इसलिए आंसर 108 का बी आएगा। 109 की बात कर लेते हैं। क्रोमेटिन कंडेंसेशन टू क्रोमोसोम, देख रहे हो, क्रोमोसोम कंप्लीट इन मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, जबकि क्रोमोसोम दिखने प्रोफेज में लगता है। क्रोमेटिन कंडेंसेशन अकर इन, अब स्टार्ट किस में होती है सर, प्रोफेज में होती है। कंप्लीट किस में होती है सर, मेटाफेज में होती है। देख लो कितना अच्छा जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपस में। ठीक है चलिए आगे चलेंगे। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल, सही है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, सही है। प्रोकैरियोटिक जीनोम हैव मैनी जीन, सही है बेटा। डीएनए पर तो बहुत सारे जीन होती ही है। 111 का सी आ जाएगा। 112 हमारे पास है, क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंज G1 टू G2, नहीं चेंज होता, सही है। हैप्लॉइड सेल अमाउंट ऑफ डीएनए इज सी। अगर आप जीवन फेज की बात कर रहे हैं तो हैप्लॉइड सेल में सी होगा। सर इसने फेज तो बोला नहीं है, तो नॉर्मली जब कोई सेल ना बोले तो आप जीवन ही लो, तो इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए क्या आएगा, सी आएगा। बोथ 112 का सी। बेटा आपको समझना पड़ेगा, डिप्लॉयड सेल में 2C होता है, हैप्लॉइड सेल में सी होता है। बाय डिफॉल्ट हम जीवन का ही लेते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स नॉट हैव हिस्टोन, सही है। डीएनए ऑफ यूकैरियोट नॉट हैव हिस्टोन इन क्रोमेटिन, गलत है। तो हमारे पास S1 113 है। हिस्टोन कौन से फेज में बनता है सर, एस फेज में हिस्टोन बनाते हैं। 114 गैमेट्स एंड स्पोर्स आर हैप्लॉइड। चल ध्यान से देखो बेटा, गैमेट और स्पोर ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों मियोसिस से बनते हैं। हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ। अब एक चीज समझना, ये मान लो मेरे पास स्पोर है, स्पोर हैप्लॉइड होता है, इसकी माइटोसिस करके मैं चाहूं तो ये 2 3 4 सेल का एक फिलामेंट बना सकता हूं जो सारे सेल हैप्लॉइड होंगे। पॉइंट ये है कि हैप्लॉइड की माइटोसिस हो सकती है, यहां प्लांट में होती है। डिप्लॉइड की माइटोसिस हो सकती है, यहां हो सकती है, पर हैप्लॉइड की मियोसिस नहीं हो सकती, गलत है। तो हैप्लॉइड की मियोसिस नहीं हो सकती, माइटोसिस हो सकती, क्योंकि वो पहले ही हैप्लॉइड है। तो मेरे पास ओनली S1 करेक्ट आ जाएगा, 114 का ए आएगा। 115 मेरे पास है, इन एनिमल सेल हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। एनिमल सेल में हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। हैप्लॉइड सेल्स जो हैं एनिमल में वो हमेशा मियोसिस से बनेंगे। सुने ध्यान से, एनसीईआरटी कहती है कि हैप्लॉइड सेल की माइटोसिस नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी हैप्लॉइड सेल एनिमल में माइटोसिस से बनेगा नहीं, तो फिर हैप्लॉइड आएगा कैसे? सोच इस बात को, हैप्लॉइड आएगा कैसे? मियोसिस से। समझ में आ रहा है? इन प्लांट्स हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो अगर मेरे पास ये डिप्लॉइड सेल है, इसकी मियोसिस करेंगे तो हैप्लॉइड सेल बनते हैं। अगर कोई हैप्लॉइड सेल है तो उसकी माइटोसिस से भी हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो प्लांट में हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों से बन जाते हैं। एनिमल में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल सिर्फ मियोसिस से बनते हैं। और ये लाइन लिखी भी है एनसीईआरटी में कि हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती एनिमल में। तो बोथ हमारे पास 115 का सी आ जाएगा। 116 साइज ऑफ जीनोम इज सेम इन 2 सेल्स ऑफ 1 स्पीशीज। सही है,
मान लो मैं आपके दो सेल ले लूं, स्किन सेल ले लूं, लिवर सेल ले लूं, ये लिवर सेल है, ये स्किन सेल है, ये अलग क्यों है? क्योंकि अलग जीन एक्सप्रेस करी है। पर क्या उन दोनों में सेम तरह का डीएनए होगा? हाँ, एग्जैक्ट सेम डीएनए, तो ये सही है। ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, लगभग, ये ऑल सेल्स की बात कर रहा है, गैमेट्स छोड़ रहा है, तो सारे सेल जेनेटिकली सेम होंगे। 116 का सी आ गया। 117 ले लेते हैं, सोमैटिक डिप्लॉयड सेल्स। सोमैटिक डिप्लॉयड सेल मतलब नॉर्मल, मान लो तुम्हारा स्किन सेल है, स्किन सेल क्या है? सोमैटिक डिप्लॉयड सेल्स है, ठीक है। माइटोसिस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, सही है, दोनों में हो सकता है। आफ्टर मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम ईच, विच, सही है, मियोसिस 2 के बाद 4 सेल बन जाते हैं, सही है, तो दोनों ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर इसमें मियोसिस 1 नहीं दे रखी, पर ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट ठीक है। 117 का सी आ गया। 118 ले लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर इन डायकाइनेसिस। याद करिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब टूटती है? डायकाइनेसिस में टूटती है, इसलिए कहते हैं इट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर इन मेटाफेज इन माइटोसिस। देखो, इसमें डायकाइनेसिस में टूट जाते हैं मियोसिस के केस में, और माइटोसिस में कहां डिसअपीयर होती है? मेटाफेज में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? 118 का S1 एंड S2 बोथ करेक्ट, तो 118 का सी आ गया। यस, 118 का सी आ गया। क्रोमोसोम विजिबल इन यूकैरियोट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम विजिबल इन यूकैरियोट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्रोमोसोम कब दिखते हैं? सही है बेटा, क्रोमोसोम कैरी 1 क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम। नहीं, गलत है ना, 2 हो गए ना, गलत है, 2 क्रोमेटिड होते हैं। मतलब G2 में हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं सर? 2। तो सिर्फ क्या है? S1 करेक्ट है। 119 का ए। नेक्स्ट ले लेते हैं, आरआरएनए नॉट सिंथेसाइज इन एम फेज। देखो, एम फेज में क्या डिसअपीयर होता है सर? न्यूक्लियोलस नहीं होता। अगर न्यूक्लियोलस नहीं है तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता? आरआरएनए नहीं बनाता, सही है, तो ये आंसर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपीयर इन एम फेज। याद रखें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, और एनर्जी सेल डिवीजन में चाहिए, सेल डिवीजन में चाहिए, तो ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपीयर नहीं होते। ईआर है ना, ये सारी चीजें डिसअपीयर होती हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, पर माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपीयर नहीं होते। 121, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग मियोसिस। अब ये पीवाईक्यू है, उसको हमने बदला है, तो डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना, नहीं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डायकाइनेसिस में टूटती है, गलत है, क्योंकि उसके बाद क्रॉसिंग ओवर लिखा है। साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, कैजमेटा, डिसइंटीग्रिएट, ठीक लग रहा है। क्रॉसिंग ओवर के बाद कैजमेटा, फिर साइनेप्सिस, ये गलत है बेटा, इसके आगे ही आना चाहिए। फिर कैजमेटा, क्रॉसिंग ओवर, भाई कैजमेटा क्रॉसिंग ओवर के बाद साइनेप्सिस नहीं आएगा, तो आपके पास सही ऑप्शन बी है, क्योंकि पहले पेयरिंग होगी, क्रॉसिंग ओवर, कैजमेटा दिखेगा, ये डायकाइनेसिस में हो रहा है। यस। फिर आ जाते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुने बेटा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी, जो किसको तोड़ता है? हमने बैचेस में पढ़ा है आपको, कोहेसिन को तोड़ता है, क्लियर है। एपीसी कब फंक्शनल है? क्या काम करता है बेटा? वो क्या काम करता है? एपीसी क्या करता है? ये मेरे पास ये कोहेसिन प्रोटीन को तोड़ता है, उससे सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करता है, नॉन सिस्टर को करता है नहीं। किसको अलग करता है बेटा? बी। 122 का बी, यस, 122 का बी। तो एपीसी कब काम करेगा सर? एनाफेज में काम करेगा, क्योंकि वहां अलग करने हैं सिस्टर क्रोमेटिड। दूसरा, मियोसिस में, एनाफेज 2 में, एनाफेज 2 में, ठीक है। और मुझे चैट में आप लोगों से आंसर चाहिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एपीसी कब काम करता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन? लॉजिकली सोचना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट सेल। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस बेटा उसमें भी एस फेज में होगी। अलग क्यों है? प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। व्हेन सेल स्टार्ड, अगर सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन रोक दी है, देखो बेटा, अगर सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन रोक दी है, तो हम कोई प्रोसेस क्यों रोकते हैं, कोई काम क्यों रोकते हैं? जैसे मैं कहता हूं कि आपने होमवर्क नहीं किया तो मुझे अगले दिन का नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो क्या होगा? आपने पिछले दिन का काम नहीं किया, तो जीवन फेज में आपने कोई काम छोड़ दिया, इसलिए एस में रोक दिया। तो जीवन से एस वाली जो है चेक पॉइंट, वो रुकता है। एक चेक पॉइंट यहां होता है, दूसरा G2 से एम में होता है, और तीसरा मेरे पास क्या है? एम फेज में। कोई डाउट है क्या? आ जाइए। विच स्टेज ऑफ मियोसिस इन कॉलम 1 टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम 2? यस,
पैकेटीन, ध्यान से सुने, ध्यान सुने, पैकेटीन में क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ए का थर्ड आएगा। ए का थर्ड तो सिर्फ इसी में है, कर लें इसको जरा डायरेक्ट, 125 का ए, बाकी आप करें इसको, ठीक है। स्पिंडल फाइबर इन मेटाफेज वन, मेटाफेज वन में स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, कहां पे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, टीलोमेयर पे नहीं होगा, वन क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर ऑफ वन क्रोमोसोम नहीं, काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से ऐसे अटैच होता है, इस जोड़े से ये धागे अटैच होते हैं मेटाफेज में। कहां से? अपोजिट पोल लिख रहा है, तो 126 का मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, यस। 127 मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोमैटिक सेल? क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है सोमैटिक सेल का? क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? क्रोमोसोम मूवमेंट, टेट्राड ऑफ सेल, स्पिंडल फाइबर, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से सुने, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में माइटोसिस होती है, तो क्या नहीं, स्पिंडल दिखेगा, ये डिसअपियर होगा, ये होगा। क्या टेट्राड बनेंगे? टेट्राड मियोसिस में बनते हैं। क्रोमोसोम मूव करता है, हाँ, जो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं फिर उन्हें क्रोमोसोम बोलते हैं, तो वो मूव करता है बिल्कुल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 128 मेरे पास है, मियोसिस क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड। देखो बेटा, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कब कंप्लीट होती है? पैकेटीन में। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है क्रॉसिंग ओवर पूरी हो जाती है पैकेटीन में। नेक्स्ट हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग मियोसिस के इवेंट को, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, पेयरिंग, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये तो डायकाइनेसिस है, ये डिप्लोटीन है, ये जाइगोटीन है, और ये पैकेटीन है। अब आप करो, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जाइगोटीन आएगा, तो सेकंड सबसे पहले, इन सब में सेकंड है। फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा, फर्स्ट किस में? इन दोनों में है। फिर उसके बाद क्या आएगा? डिप्लोटीन आएगा, थर्ड आएगा, ये आंसर है डी आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सोमैटिक है जस्ट कंप्लीटेड एम फेज, उसने जस्ट कंप्लीट किया एस फेज, एम फेज को एस कंप्लीट। देखो, अगर किसी सेल साइकिल में, ध्यान दे बेटा, अगर किसी सेल साइकिल में एम फेज कंप्लीट हुआ है तो वो जीवन में आ गया। उसमें कितने क्रोमोसोम है? 2n है, यस। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 2c है। तो गैमेट के कंपैरिजन में, गैमेट में क्या होता है बेटा? गैमेट में n होता है, तो एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ स्पीशीज, सेम स्पीशीज, क्या था? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये सही है। गैमेट में ये सी होता है, तो अगर मैं जीवन से कंपेयर करूं तो इसमें क्या है? 2c है। 2c मतलब क्या है? जीवन में आ गया ना ये, तो जीवन में अमाउंट ऑफ डीएनए 2c होता है, इसमें c होता है, तो क्रोमोसोम नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए ट्वाइस है। अच्छा, अगर मैंने ये लिखा होता है, ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था? एम फेज की जगह G2 था, एस फेज था, एस फेज करते तो G2 में आ जाता। तो G2 में अगर आप देखो, G2 में अमाउंट ऑफ डीएनए 4c है, मैं कंपेयर कर रहा हूं इस गैमेट से, तो गैमेट में कितना है सर? n है और अमाउंट c है। अगर G2 फेज में होता, मतलब उसने S फेज कंप्लीट की होती, तो अमाउंट 4 टाइम होता और क्रोमोसोम नंबर डबल होता। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो जिस सेल ने M फेज पूरा किया है वो जीवन में है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2 है, न है, अमाउंट 2c है। अगर मैं गैमेट से कंपेयर करूं तो नंबर भी डबल है, अमाउंट भी डबल है, सी आंसर है, यस। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन कह रहा है टेट्राड विजिबल जाइगोटिन, ए का सेकंड आएगा बेटा, बी का आएगा अमाउंट ऑफ डीएनए 4c, बी का थर्ड आएगा, ठीक है, और सी का आएगा हमारे पास कब? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, सी का फिफ्थ आएगा। तो ए का हमारे पास क्या आ रहा था? ए का आ रहा था टेट्राड विजिबल, ए का सेकंड, बी का थर्ड, और सी का मेरे पास फिफ्थ। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फिफ्थ, ए आंसर है। चलिए आगे चलेंगे। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन एट 4c लेवल इफ इनिशियल, तो बेटा 4c तो G2 में ही होता है ना, 4c किस में होता है? G2 में। 132 का C आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एस फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड इन न्यूक्लियस। बताओ जल्दी से, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा न्यूक्लियस के अंदर, हाँ सही है। अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं, सेम नहीं रहेगा। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस नहीं, तो अमाउंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंजाइम रिकॉम्बिनेज, याद कर लो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये आएगा आपके पास पैकेटीन। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट इसे कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 क्रोमेटिड है। कितने आएंगे? 4।
135 का बी आएगा। हाँ, स्टेज इन सेल डिवीजन दे रखी है बेटा, ये अगर आपको अब डायग्राम भी करने पड़ेंगे, टीलोफेज है, यस टीलोफेज है, तो इसमें टीलोफेज दे रखी है, ये है बिटवीन टू डॉटर, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये दोबारा बनेंगे, देख रहे हो, इसमें डिसअपियर की बात कर रहा है, ये प्रोफेज के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ड्यूरिंग मियोसिस 1 क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव अवे, भाई मियोसिस 1 में जब हमने इन दोनों के बीच में ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व किया था, याद है, तब ये दूर जाना स्टार्ट किए, तो ये हुआ कब था, डिप्लोटीन में। तो डिप्लोटीन में मेरे पास क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। आगे आ जाओ। ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस अकर लास्ट काइनेटो, क्या होता है मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस में, काइनेटोकोर अपीयर, क्रोमोसोम फुली कंडेंस। मेटाफेजिक प्लेट में देखो बेटा, सबसे पहले मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, तो ये साइटोप्लाज्म, ये फर्स्ट इवेंट है, फिर क्या होगा, फुली कंडेंस है, काइनेटोकोर आ गया, और मेटाफेज ये फोर्थ नंबर पे होता है, तो इसलिए क्या आएगा, 138 का सी आ गया। 139, अब ये क्या दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो, हर क्रोमोसोम पे 2 धागे हैं, टोटल 4 क्रोमोसोम दे रखे हैं, 2 धागे हैं। अब ये एक तरीके से मेटाफेज है, मेटाफेज है माइटोसिस का, अटैच टू काइनेटो स्प्लिट एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, गलत है। मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर मेड अप ऑफ, क्या लिखा है, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 1 सिस्टर क्रोमेटिड, नहीं 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। देखो मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल, ये आ गए, कितने कितने सिस्टर क्रोमेटिड, 1 नहीं। एनाफेज सेंट्रोमियर, एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट, तो एनाफेज में होता है। मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, ये सारे क्रोमोसोम स्पिंडल, ये मेटाफेज दे रखा है बेटा, मेटाफेज दे रखा है, तो 139 का डी आएगा आंसर। 140 ले लें। ड्यूरिंग मियोसिस 1 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म फॉर गैमेट। ड्यूरिंग मियोसिस 1 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, अब देख मेरी बात समझ ध्यान से, अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, ये जोड़ा है, इस पर ए है, इस पे स्मॉल ए जीन है, इस पर कैपिटल बी जीन है, इस पे स्मॉल बी है, इस पे डी है, और इस पे मान लो स्मॉल डी है। आपको पता है एनाफेज में इस जोड़े में से एक सेल में एक जाएगा, मान लो कैपिटल ए आ गया, फिर इन दोनों में से कैपिटल बी आ गया, और इन दोनों में से कैपिटल डी आ गया, ऐसी कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया। देखो बेटा, इस वाले क्रोमो के साथ इन दोनों में से कोई भी जा सकता है, फिर इन दोनों में से, ऐसे ही मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल डी। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन मेरे पास किस में बनते हैं, एनाफेज 1 में, इसे ही हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। इन फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट दे रखा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और प्रोफेज 1 में हो रही है बेटा, प्रोफेज 1 में हो रही है, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस 1, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस नहीं है, यस ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो किस में दिखेगी, प्रोफेज में, बी आ गया, 141 का बी आ गया। 142 देख लेते हैं, इन विच सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ भाई सिस्टर क्रोमेटिड कब सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड मियोसिस 1 में होते हैं, 2 में, सर मियोसिस 2 में, तो मियोसिस 2 में, एनाफेज 1 में या 2 में, भाई एनाफेज 2 में, भाई अलग कब होना है एनाफेज में, तो क्या लोगे, डी। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, मान लो क्रोमेटिन अलग हो गए, ठीक है, लेकिन सेंटर पे रह गए, अच्छा ऐसा नहीं होता। क्रोमेटिड स्टार्ट टू मूविंग अपोजिट पोल इन टीलोफेज, नहीं ये तो यहां पर ये मेटा एना आएगा यहां पे, और रिमेन इन सेंटर नहीं रहेगा, जाएंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर स्टिल विजिबल एट एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं गलत है। क्रोमोसोम आर इन साइटोप्लाज्म इन मेटाफेज, ये सही है। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में किस में आते हैं बेटा, मेटाफेज में आ जाते हैं, और एनाफेज में भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू, मेटाफेज में क्रोमोसोम क्या होगा, अटैच होंगे काइनेटोकोर टू 1 पोल या काइनेटोकोर टू अपोजिट पोल, यस ये आएगा भाई, इस पोल से और इस पोल से ये काइनेटोकोर पे अटैच है, क्लियर है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर न्यूक्लियस बिगिन टू डिसअपियर, देखो माइटोसिस में ये कब, प्रोफेज में। अब प्रोफेज में देख लो लेट तो नहीं दे रखा, कहीं लेट दे रखा है, तो ये अब अर्ली मेटाफेज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये प्रोफेज में ही होता है, ये प्रोफेज का फीचर है, तो आप डी लिखोगे। जस्ट 146 यहां पे क्या हो रहा है, एनाफेज है, ये क्या है मेरे पास, मुझे प्रोफेज दिख रहा है, तो यहां पर क्या लिख रहा है, एनाफेज। अच्छा क्रोमोसोम दूर जा चुके हैं तो लेट एनाफेज ज्यादा अच्छा लगेगा, और प्रोफेज देख पा रहे हो। 146 का सी बेटा, ये देखो ना दूर, यहां पर अगर स्प्लिट किए होते, ये लेट एनाफेज है वो। mRNA एंड राइबोसोम, साइनेप्सिस अकर बिटवीन, किसके बीच में होता है बेटा,
टू नॉन होमोलोगस, टू क्रोमोसोम विच इज होमोलोगस। 147 का डी, 148 गिवन बिलो का सिस्टमैटिक ब्रेकअप दे रखा है। इसमें ये पूछ रहा है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये आपके पास इंटरफेज है, ये कैरियोकाइनेसिस है, ये साइटोकाइनेसिस है। यस, अब कैरियोकाइनेसिस में ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये टीलोफेज है। तो सी क्या है? कैरियोकाइनेसिस गलत हो गया, ये सी कैरियोकाइनेसिस नहीं है, साइटोकाइनेसिस है। ए क्या है? ए इंटरफेस गलत है, ए तो कैरियोकाइनेसिस है। डी क्या है? डी में सेंट्रियोल डबल हुआ, ये जीवन फेज है तो ये ऐसा, हाँ सेंट्रियोल डी में डबल हो सकता है। बी क्या है? मेटाफेज। देख बेटा, बी क्या है? एनाफेज है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा बी, है ना, सेंट्रियोल डबल होगा एस फेज में। एट वेट स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हेट्रोक्रोमेटिन इज रेप्लिकेटेड। बेटा चाहे यूक्रोमेटिन हो चाहे हेट्रोक्रोमेटिन हो, सभी के सभी एस फेज में होते हैं रेप्लिकेट। यस, 149 का बी, ठीक है। जीवन फेज डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट। नहीं नहीं, सेम होता है, 2C होता है ना, गलत हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन गलत हो गया। अ शॉर्ट इंटरफेज लॉन्ग नहीं नहीं, ये शॉर्ट होगा वो लॉन्ग होगा। G2 फेज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज। 150 का डी है। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप, बेटा रूट टिप ऑफ अनियन में आप माइटोसिस देखते हो। आपको अगर मॉर्फोलॉजी देखने के लिए क्या गया, एनसीईआरटी क्या बोलती है, मेटाफेज में हाईली कंडेंस क्रोमोसोम है, तो मॉर्फोलॉजी देखने के लिए सबसे बढ़िया फेज क्या है? मेटाफेज है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर बिफोर द रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप ड्यूरिंग एम फेज? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर लेमिना, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बोल रहा है? न्यूक्लियर एनवलप बनने से पहले क्या होगा? क्रोमोसोम कंडेंसेशन तो नहीं होता है, डीकंडेंसेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्यों करनी है? क्रोमोसोम डीकंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। ट्रांसक्रिप्शन क्यों करनी है भाई यहां पर? सही है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट, ये तो साइटोकाइनेसिस के लिए होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट, जिसका मतलब होता है थोड़े स्पिंडल फाइबर रह जाना। माइटोटिक स्पिंडल किस प्रोटीन का बन, कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन स्ट्रक्चर? ये तो बना है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। 153, यहां ट्यूबलिन भी लिखा रहता तो सही रहता। बेस्ट मटेरियल टू माइटोसिस लैब में अनियन टिप में, ये मियोसिस करेगा, ये मियोसिस करेगा, यहां डिवीजन नहीं होगी, उतनी ज्यादा डिवीजन नहीं होती। विन 154 का बी, क्लियर है। स्पिंडल फाइबर शॉर्टन्स, देखो स्पिंडल फाइबर कब छोटे होते हैं? जब यहां पर ये दूर जाता है क्रोमोसोम। इन विच फेज? मियोसिस 2 बोल रहा है, तो एना फेज में क्या होता है? ये देखो बेटा, एना फेज में जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाते हैं तो ये स्पिंडल फाइबर छोटे हो रहे होते हैं, तो मेरे पास फिर एना फेज 2 आएगा। 155 का बी, एना फेज 2 में स्पिंडल फाइबर छोटे हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस बाई साइटोप्लाज्मिक रेशियो रेस्टोर बैक? इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल? इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल? ठीक है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो रेस्टोर बैक? देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है कि जब ये सेल है, जब ये सेल ग्रो करता है ना, तो ये न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नीचे ना, मान लो न्यूक्लियस का वॉल्यूम 5 है, साइटोप्लाज्म का 10 है, अभी इसका 5 है, इसका 20 हो गया, तो ये रेशियो डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं इस सेल को डिवाइड करके 2 सेल बना दूं, है ना, तो मेरे पास न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, फिर ये 5 हो गई वॉल्यूम और ये 10 हो गई, तो वापसी ये 5/10 आ गया ना, तो रेस्टोर हो गई। किसमें रेस्टोर हो गई बेटा? किसमें रेस्टोर हो गई? एस फेज में। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो रेस्टोर? नहीं, जब सेल डिवाइड करेगा, डी में। डी फेज 156 का। रेस्टोर का मतलब होता है वापसी आना। यस। माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व इन, बेटा माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल बनाता है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन। अब यहां एस्टर तो लिख दिया पर प्लांट सेल इसलिए गलत है, अब ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, डी आएगा। 157 का डी। 158 है, हाउ मेनी नीडेड फॉर 256 सेल? देख बेटा, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, फिर 256। कितनी बार डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो मैंने 8 बार डिवाइड किया, तो मेरे पास इस तरीके से आया। ठीक है, क्लियर है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन एपिकल मेरिस्टेम, मतलब प्लांट की बात कर रहे हैं। सेल प्लेट कब अपीयर होती है बेटा? टीलोफेज के लास्ट में या साइटोकाइनेसिस में। सेल प्लेट किसको कहते हैं हम? मिडिल लैमेला को।
द पेटर्नल एंड मेटर्नल, देखो बेटा आपके पास जो ये क्रोमोसोम का जोड़ा होता है जिसे होमोलोगस पेयर कहते हैं, इनके बीच में एक्सचेंज तो पैकेटिन में होता है, पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए जोड़े में ये वाला क्रोमोसोम फादर से आया, ये मदर से आया। तो मेटर्नल एंड पेटर्नल क्रोमोसोम कब आते हैं बच्चे, कब आते हैं, ये आते हैं कब, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, डायड साइनेप्सिस, बाइवेलेंट इन दिस इवेंट चेंज देयर मेटे, चेंज करना है ना, ये तो सब उसमें हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर में चेंज करते हैं, है ना। यस, विच स्टेज, टिपिकल स्टेज इज नोन एज 4C, 4C बाई रेप्लीकेशन, टू बी 4C G2, ठीक है G2। असोमेटिक सेल डीएनए पॉलीम, भाई डीएनए पॉलीमरेज कब चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए। अब मुझे बता डीएनए रेप्लिकेशन कब चाहिए बच्चे, एस फेज में चाहिए। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर क्रोमेटिड डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, कहां से, इक्वेटर से, इक्वेटर से हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर क्रोमेटिड डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर, भाई मेरी बात सुनो, सिस्टर क्रोमेटिड कौन से फेज में इक्वेटर से दूर जा रहे हैं सर, एना फेज में, तो एना फेज में वो जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ गया है। यस, मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू कंजर्व नंबर, सही है बेटा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, पर मियोसिस बेस्ट क्यों हुई थी, नंबर कांस्टेंट रखने के लिए। यस यस, नंबर कांस्टेंट रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो ये गलत नहीं है, लेकिन मियोसिस हुई किस लिए थी, एनसीईआरटी पढ़ना ध्यान से, नंबर कांस्टेंट रखने के लिए। मियोसिस 2 क्या करती है, सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करती है। किसको अलग करती है, सिस्टर क्रोमेटिड को। याद है आपको, ये क्रोमोसोम के जोड़े कब अलग होते हैं, मियोसिस 1 में, फिर सिस्टर क्रोमेटिड अलग होगा। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन मेटाफेज इज 2 each in chromosome of mitosis and meiosis. Number of chromatid and metaphase is, chromatid, number of chromatid कितने हैं मेटाफेज में, 2 each in chromosome of mitosis and meiosis. Number of chromatid in metaphase is 2 in each chromosome of mitosis and meiosis. हाँ 2 ही होते हैं भाई, चाहे मेटाफेज माइटोसिस का हो, 2 in 1 chromosome, 2 in 1 क्रोमोसोम इन नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, एक क्रोमोसोम में 2 ही सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि उसमें नॉर्मल एस फेज सब में होता है ना। अब ये देखो, माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज। एनाफेज कैसे अलग है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देख बेटा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड नहीं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, सेम क्या कह रहा है, माइटोटिक एनाफेज डिफर फ्रॉम मेटाफेज। माइटोटिक एनाफेज में बेटा क्रोमोसोम और क्रोमेटिड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड। अच्छा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ तो हो ही नहीं सकता क्रोमोसोम, एनाफेज में क्रोमोसोम हाफ क्यों हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ द, दिख बच्चे, मेटाफेज में मेरे पास क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम कितने हैं मेरे पास, मान लो 46 हैं, तो क्रोमेटिड कितने हैं, 92। माइटोटिक एनाफेज में क्रोमोसोम 46 ऊपर जा रहे हैं, 46 नीचे जा रहे हैं, तो इसमें कितने क्रोमेटिड हैं, 46, इसमें कितने, तो मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो सेम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, ये ज्यादा ठीक बैठेगा, क्योंकि एनाफेज को कंपेयर कर रहा है मेटाफेज से। तो एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर सेम है, पर हर क्रोमोसोम में अब एक क्रोमेटिड है, बेस्ट ये बैठेगा, ठीक है। यस, इन अच्छा किसी को डाउट आए ना इसमें बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा फिर से, आप चैट में जरूर बताना, फिर मैं उसको जैसे भी पॉसिबल होगा बताऊंगा जरूर। इन मियोसिस द डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल एज अमंग देमसेल्फ, independent assortment, separation of chromatid and crossing. In meiosis, the daughter cell differ from parent cell among themselves. Meiosis में daughter cell और parent cell ड्यू टू, भाई क्यों सब, देख मेरी बात सुन, एक तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है, ये एनाफेज 1 में हुई है, सेपरेशन ऑफ ये ज्यादा ठीक है। क्रॉसिंग ओवर बेटा देख मेरी बात सुन, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, तो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड,
क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आई और देखो ये दोनों वेरिएशन ला रहे हैं और इनको जब मैं अलग कर रहा हूं ना क्रोमेटिड को, वो भी नॉन आइडेंटिकल है, तो मेरे पास बेस्ट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। यस। सेग्रीगेशन ऑफ, मेरे देखो कैपिटल एक क्रोमोसोम पे मान लो कैपिटल टी है यहां पर, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है, ये अलग कब होंगे सर? ये अलग होंगे एनाफेज 1 में। कब अलग होंगे? एनाफेज 1 में। आ जाओ। मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 रिडक्शनल, मियोसिस 2 इज क्यों ऐसा? क्यों? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। भाई ये इक्वेशनल क्यों है? क्योंकि क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं। यस, तो 170 का सी। अब देखो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इससे क्या लेना देना है? क्रॉसिंग ओवर से क्या लेना देना है? यस। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल G2 में नंबर चेंज नहीं होता बेटा, 46 ही आएगा। माइटोसिस अकर कहां होती है बच्चे? माइटोसिस कहां होती है? डिप्लॉयड सेल में, हैप्लॉयड प्लांट सब में ही हो जाएगी। भाई नॉर्मली तो हम डिप्लॉयड सोमेटिक सेल लिखते हैं, सोमेटिक में प्लांट और एनिमल दोनों मान लो, तो फिर ये भी ले लो। 173 माइटोसिस अकर इन जनरली। अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा 172 ही दो बार लिख दिया हमने। इन डिप्लॉयड सेल 2n इज इक्वल टू 40। नंबर देखो 2n दे रखा है 40, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस, तो आफ्टर मियोसिस हाफ हो जाएगा, है ना, बी आ जाएगा। ह्यूमन जाइगोट इनिशियल डिवीजन इज, बेटा अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है कि ये जाइगोट है, जितना बड़ा जाइगोट होता है उतना बड़ा ही मोरुला होता है। क्या हमने, अगर हम सेल साइकिल की बात करें जिसमें हमारे पास ये M है, G1 है, S G2 है, जाइगोट जल्दी डिवाइड कर रहा है तो वो M फेज भी कर रहा होगा, S फेज भी कर रहा होगा, वो G1 और G2 छोड़ सकता है। अगर उसको छोड़ना है ना तो वो G1 G2 छोड़ सकता है, ठीक है, पर वो S फेज बिना DNA डबल करे नहीं डिवाइड करेगा। कॉन्सेप्ट ये है, जो साइज जाइगोट का वही साइज उस 8 सेल का मिलाकर है, ठीक है। इफ जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया सेल इज 20 मिनट, मेरी बात सुनो, जनरेशन टाइम का मतलब होता है एक सेल से 2 सेल बनने में 20 मिनट लगते हैं। यस। अब ये कह रहा है कि आपके पास 64 बैक्टीरियल सेल है, तो कितनी बार वो डिवाइड किया होगा पहले देख लेते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। कितनी बार डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार डिवाइड किया, 6 टाइम डिवाइड किया। अब एक बार डिवाइड करने में कितना टाइम ले रहा है सर? 20 मिनट ले रहा है, तो 20 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 120 मिनट हो गया। 120 मिनट है, हाँ सर आवर में दे रखा है, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। बहुत बढ़िया। अमाउंट एंड प्लॉइडी ऑफ हैप्लॉइड सेल इज इन G1 फेज। हैप्लॉइड सेल दे रखा है बेटा, देख डिप्लॉइड में क्या होता है, ये M है, ये G1 है, ये S है, G2 है। अगर डिप्लॉइड है तो ये होता है 2n और 2c, और ये होता है 2n और 4c। हैप्लॉइड की अगर हम साइकिल बनाएं तो ये n होता है और c होता है G1 में, और G2 में n होगा और 2c होगा। तो G1 फेज की बात कर रहे हैं हैप्लॉइड की, तो क्या ले लूं बेटा? क्या लूं? n और c ले लूं। अगर ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं डिप्लॉइड की G1 में, तो 2n और 2c ले लेंगे। अब आ जाओ। और अगर मैं बात कर रहा हूं G2 में, G2 में किसकी बात कर रहा हूं बेटा? डिप्लॉइड सेल की बात कर रहा हूं G2 में, तो 2n तो होगा, 2n होगा, पर अमाउंट क्या होगा? 4c। क्लियर है? और अगर अमाउंट और हैप्लॉइड सेल की बात करें, हैप्लॉइड में क्या बताया था? यहां n है, यहां n है, यहां 2c है, यहां 4, सॉरी यहां c है और यहां 2c है। यस, ये G1 है, ये G2 है, तो G2 फेज की बात कर रहा है, n और 2c आएगा। चेक करो ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ डिप्लॉयड सेल में 8 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे, मतलब 16 क्रोमोसोम है, देन टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड G1 में कितने होंगे? 16। G2 में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, 32। आपको पता है ये चीज? सबको पता है ये तो, है ना? इसमें कितने होंगे? जितने क्रोमोसोम उतने क्रोमेटिड, इसमें डबल हो जाएंगे, तो 16 और 32 कहां लिखा हुआ है? ये रहा, मार्क करिए, आगे बढ़िए। डिप्लॉयड में 8 दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1, भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलते, तो 16 और 16 आएगा आंसर। एल शेप क्रोमोसोम एनाफेज में कब दिखेगा? एल शेप कब दिखेगा? जब मेटासेंट्रिक होगा। नहीं,
क्या होगा? एल शेप दिखेगा जब सब मेटासेंट्रिक होगा। नंबर ऑफ बाइवेलेंट, भाई बाइवेलेंट मियोसिस में कितने बनते हैं? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो भी क्रोमोसोम का नंबर है उसका हाफ। नंबर ऑफ मियोसिस टू रिक्वायर 100 पॉलन, अगर मुझे 100 पॉलन बनाने हैं तो मुझे कितनी मियोसिस करनी पड़ेगी? मुझे कितने पॉलन बनाने? 100 बनाने हैं, सही है। नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन, तो मुझे 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो मुझे कितनी मियोसिस करनी पड़ेगी? बता देते हैं बेटा। 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो मुझे मियोसिस करनी पड़ेगी। देख ले बेटा, एक मियोसिस से 4 पॉलन बनते हैं और जिसमें 2 गैमेट होते हैं वैसे तो मुझे करनी पड़ेगी 25 मियोसिस। अच्छा, अगर मुझे सीड बनाने हैं तो देख बेटा, सीड में क्या होता है? पॉलन प्लस एग होता है। एग के लिए 1 मियोसिस चाहिए और पॉलन के लिए 1/4 मियोसिस चाहिए। मतलब क्या हुआ? मेरे पास 1 मियोसिस से 4 पॉलन बनते हैं, यस और नो? 1 मियोसिस से क्या बनते हैं? 1 एग बनता है। अब तुझे कितने सीड बनाने हैं? सर 100 सीड बनाने हैं। तो 100 सीड बनाने के लिए, ध्यान से सुन, 100 सीड बनाने हैं तो 100 सीड बनाने के लिए तुझे 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी, और 100 एग चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अगर 100 पॉलन 100 एग चाहिए, इसके लिए कितनी मियोसिस होती है? 25। इसके लिए कितनी होगी? 100, क्योंकि 1 मियोसिस से 1 एग सेल बनता है। किसमें? प्लांट्स में। ये ध्यान रखना है। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल मियोसिस कितनी आ जाएगी? 125। मान लो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, अगर तुम्हें 400 सीड बनाने, इसको चैट में बता देना, 400 सीड बताने, कमेंट करके 400 में बताओ कितनी मियोसिस लगेंगी। इससे पता लगेगा तुमने देखा भी है, खाली मक्कारी करते रहते हो हमारे साथ। ठीक है, 400 सीड बनाने के लिए कितनी मियोसिस लगेगी बताएंगे। चलिए सेशन एंड करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर चैप्टर का डोपा प्राइम आपको यूट्यूब चैनल पे ज़रूर दूंगा। रीज़न क्या है कि बहुत सारा बच्चा डिफरेंट जगह हमें देखता है, हमें उसके सिलेक्शन की चिंता ज़्यादा है। उसने कई साल तक पढ़ा है हमसे, वो परेशान भी है, और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता जैसे बाकी लोग करते हैं। लास्ट में आके अपने बारे में, मतलब मान लो मैं आखिरी 2 महीने में आपकी हेल्प करूँगा, उससे ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम से अभी करें, ठीक है? और आप जो बैचेज़ में पढ़ रहे हैं बेटा, प्लीज़ ध्यान से करो। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा और इसको बहुत ध्यान से सुनना। आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि डिसीजन जो होता है ना वो आपका होता है। मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई काम करते हो ना, उसमें डिसीजन आपका होता है। आप जो चीज़ डिसाइड कर लो, उसके बाद उसको सही गलत आपको अपनी मेहनत से मतलब करना पड़ता है। एक बार आप डिसाइड कर लो और इतनी मेहनत करो कि वो सही साबित हो। क्योंकि क्या होता है कि जब उसका आउटकम आता है ना, तो बाकी लोग कमेंट करते हैं तूने सही किया, गलत किया। आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है? ड्रॉप करना है, नहीं करना है, बीएमएस करना है, डिसीजन आप लो। फिर उसको सही साबित करने के लिए पूरी जान लगा दो। और जब आप अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए पूरा एफर्ट लगाते हो, पूरी मेहनत करते हो, तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने आपको इतनी मेहनत करना सिखा दिया कि आप फिर कभी कुछ खराब नहीं कर पाओगे। तो ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये बहुत कम लोग समझते हैं कि यार किसी को पूछते रहते हैं कि सर आप बताओ क्या करना है, आप बताओ। बेटा डिसाइड तूने करना है और फिर पूरी जान लगा देनी है उसको सही साबित करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, आप किसी दूसरे से पूछोगे फिर उसका वो होगा, उससे नहीं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि डिसीजन जो आप लेते हो ना, वो एक सिर्फ डायरेक्शन है एक तरीके की। एक बार आपने एक सही दिशा पकड़ी, आपको लग रहा है सही है, तो पूरी जान लगाओ ना, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है आपको? पूरी जान लगा दो। सही साबित होगा, गलत साबित होगा, इसमें समय है। और जब आप पूरा एफर्ट कर दोगे तो कभी आपको गिल्ट फील नहीं होगा। अपने डिसीजंस पे कभी गिल्ट फील नहीं किया करो। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस हैं, अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, मत परेशान हो। सिर्फ डिसीजंस लो अपनी लाइफ के सही, जो आपको लगता है, आपको फील होता है, उससे इन्फ्लुएंस मत हो, पर उस पर पूरी जान लगाओ, पूरा कर दो। और फैमिली की कंडीशन एक आपकी एज का बच्चा नहीं बदल सकता। उसके लिए आपको उस मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा जहां आप बदल पाओ। अभी नहीं बदल पाओगे बेटा आप, चाहे कितनी कोशिश कर लो। मैं ये बोल सकता हूं कि आपको सही जगह पहुंचना पड़ेगा, तब आप वहां पे करोगे चेंजेस, बदलाव करोगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है।
अगर आपसे कोई कहता है कि ये चीज नामुमकिन है, कह तो सही है, ठीक है, पर कोशिश करो उसको मुमकिन बनाने के लिए, उससे बताओ मत। अब अपनी बातें ज्यादा डिस्कस मत करो लोगों से। समझ में आ रहा है? जितना आप बताते हो, जितना कमजोर खुद को साबित करते हो, लोग उतना बोलते हैं बेटा आपको। क्लियर? डिसाइड करो, उसके लिए दुगनी एफर्ट करो। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।